सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया रोमांटिक थ्रिलर कोरियन ड्रामा जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। कहानी की शुरुआत होती है मेल ली की एंट्री से जिसका नाम है बेकसावन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन है। तो आज वो ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट पे आया था जिसे थोड़ी देर में ड्रामा की फीमेल लीड ज्वाइन करती है जिसका नाम है हान हिजू, जो कि बोल नहीं सकती और वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। तो दोनों को ऐसे साथ देकर वहाँ मौजूद सारे लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। साउन के साथ ये लड़की है कौन, इनका क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। जो साउंड कहता है कि नर्वस मत हो, ये लोग तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, ये लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, पर याद रखना हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे बारे में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई रूमर फैले। तो अब इनके बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये जो एक न्यूज चैनल की स्टूडियो में थी जहाँ अपना साइन लैंग्वेज का काम कंप्लीट करके जाने ही लगी थी कि तभी साउंड का प्रेस रिलीज लाइव होता है जो यहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। न्यूज एंकर यूरी जो इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, जो साउंड की बहुत बड़ी फैन है क्योंकि साउंड भी पहले एक न्यूज़कास्टर था, लेकिन स्क्रीन पर साउंड को देखकर हिजू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता, वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि साउंड और हिजू की 3 साल पहले शादी हो चुकी है, लेकिन उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है जिसके बारे में उनके फैमिलीज के अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो उनकी शादी कैसे और क्यों हुई ये हमें आगे पता चलेगा। तो साउंड अपना प्रेस मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस चला आता है, इधर हिजू अपनी माँ और अपनी मदर इन लॉ के साथ होती है। तो साउंड के डैड थे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और हिजू के स्टेप डैड थे एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन। तो इन दोनों फैमिलीज का बहुत पुराना कनेक्शन था। तो सावन की मम हिजू से जॉब छोड़कर सावन को सपोर्ट करने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला था, पर बिना पब्लिक में आए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सबको पता चले कि हिजू सावन की वाइफ है जो बोल नहीं सकती। ये सुन हिजू की मम कहती कि क्या इसकी जरूरत है, जो सुन सावन की मम कहती है कि ये ना बोले तो ही अच्छा है, ये बोलकर वो चली जाती है। तो हिजू की मम उस पे ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, किसी और की हस्बैंड को चुराया है तो अच्छे से काम करो, याद रखना तुम चेयरमैन हो उनकी बेटी हो और होने वाले प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ। पर हिजू एकदम चुपचाप रहती है। फिर वो यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है, पर जाते हुए रास्ते में उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक से रास्ते की बीचों बीच रुक जाती है। ये सब देखकर ही समझ जाती कि उसकी कार हैक हो चुकी है, इसलिए ना ही कार की डोर्स खुल रही थी ना ही कार आगे बढ़ रही थी, जिससे वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकराते टकराते बचती है। तभी हम उसे थोड़ी दूर एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एक अलग सा फोन था, जिससे हमें समझ आता है कि उसी ने कार को हैक किया है। तब वो पर्सन हिजू की कार की ओर बढ़ने लगता है, नेवन हिजू की कार के अंदर चला आता है। इधर साउंड के फोन पे एक कॉल आता है, साउंड का असिस्टेंट दोजे कहता है कि एक अजीब से नंबर से कॉल आया है। साउंड कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। साउंड पूछता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो। तो हम देखते हैं साउंड को कॉल करने वाला वही मिस्टीरियस आदमी था जिसने हिजू की कार को हैक किया था और वह अभी हिजू के गले पे चाकू रखकर साउंड को धमका रहा था। साउंड के फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो उसे चार्ज पे लगाकर वो सबसे पहले हिजू की मॉम को कॉल करता है और हिजू के बारे में पूछता है। हिजू की मॉम कहती है कि वो मेरे साथ ही थी लेकिन वो काफी देर पहले घर के लिए निकल चुकी है। ये जानकर वो रिलैक्स होता है और डोजे से उस किडनैपर के नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से वही किडनैपर कॉल करता है तो साउंड उसे कहता है कि मार दिया मेरी वाइफ को, तू जानता भी ये किससे बात कर रहा है, मेरी वाइफ है, कौन क्या है तुझे पता भी है। किडनैपर कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के गले पे चाकू रखा हुआ है, अगर कॉल काटा तो तेरी वाइफ का गला काट दूंगा। साउंड तंग आकर कहता है कि मजाक के मोड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं, इसलिए तुम जो भी हो ये प्रैंक कॉल करना बंद कर। किडनैपर कहता है कि मैं सच में मार दूंगा। साउंड कहता है हाँ तो मार दे। कहता है अभी नहीं, अभी तो पैसों की बात करनी बाकी है। साउंड कहता है तेरी जो भी डिमांड है तू करता रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर कॉल काट देता है। जो सुन किडनैपर को गुस्सा आ जाता है तो कुछ वायर से हिजू का गला घोटने लगता है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो किडनैपर उसे छोड़ देता है, ना अच्छे से चलाने के लिए कहता है। देन कहता है ये मजाक नहीं है समझी ना, तो तेरा हस्बैंड इसे मजाक क्यों समझ रहा है, क्या तेरे हस्बैंड को तेरी चिंता नहीं है, मैं अभी उसे दोबारा कॉल करूंगा, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तू मरने वाली है। दोबारा कॉल करता है लेकिन साउंड कॉल पिक नहीं कर रहा था तो किडनैपर गुस्से में हिजू के गर्दन पे कट मार देता है और घुसने में इधर उधर लात मारने लगता है। देन कहता है इट्स ओके, पता है ये फोन बहुत ही अलग है, इससे सिर्फ साउंड को ही कॉल किया जा सकता है और इस नंबर को वो 10 मिनट बात करने से पहले ट्रैक ही नहीं कर सकता, वॉइस मॉड्यूलर ऑलवेज ऑन किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज वो पहचान भी नहीं पाएगा। और पता है तुम्हारी कार को मैंने पहले से ही हैक किया हुआ था, इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, पर ये तुम्हारा कमीना हस्बैंड मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। फिर कॉल करता है, इस बार साउंड कॉल उठा लेता है तो किडनैपर कहता है कि मैंने कहा था ना तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो सावन भी गुस्से में कहता है कि हाँ तो मार देना, जब वो मुर्दा लाश बन जाए तब कॉल करना। ये बोलकर फिर से कॉल काट देता है, जो देखकर किडनैपर को तो और ज्यादा गुस्सा आता है, पर साउंड की ये बात सुनकर तो हिजू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगती है जिससे एक स्लिपरी रोड
आने की वजह से उसके टायर्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से वो किडनैपर कार के अंदर टकराकर बेहोश हो जाता है। पर सीट बेल्ट होने की वजह से हिजू सेफ होती है तो साउन अपने घर के लिए निकलता है। घर में हिजू पहले ही आ चुकी थी जो अपने इंजरी का फर्स्ट एड करती है, फिर खाना बनाकर टेबल पे रेडी करती है। थोड़ी देर बाद सावन आता है को अपने सामने देखकर रिलैक्स होता है एंड कहता है कि तुम जिंदा हो। आज मुझे किसी का प्रैंक कॉल आया था जिसने कहा वो तुम्हें मार देगा, मेरी वाइफ को मार देगा, पर तुम तो जिंदा हो। उसकी बातें सुनकर हिजू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउन को असिस्टेंट मुझे कॉल करके बताता है कि उस नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, वो नंबर हमारे लोकल टावर्स यूज नहीं करता, पर उस नंबर का पहला 3 डिजिट 406 यूएस का एक एरिया कोड है, इसीलिए वो एक वर्चुअल फोन नंबर है जिसे सिर्फ रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। यानी वो अगर फिर से कॉल करता है और अगर वो कॉल 10 मिनट तक चलता है तभी हम उस नंबर को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे। देन वो साउन को याद दिलाता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडर की एक इवेंट है जहां एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, क्योंकि एम्बेसडर की वाइफ भी बोल और सुन नहीं सकती। तो साउन हिजू को कल तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि कल वो हिजू को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे अपने साथ ले जाएगा। पर हिजू उसके बाद का कोई रिस्पांस नहीं देती। अपने रूम में आती है तो हिजू की मॉम कॉल करती है जो हिजू को ही सुना रही थी और डांट रही थी कि अब तक तुमने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बनाए, जरूरत पड़े तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, शेप में रहो, और भी बहुत कुछ सुनाती है। तो उनकी बातें सुनकर हिजू अपने शादी के दिन को याद करती है। 3 साल पहले वो शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी, तभी अचानक सेम कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आया और उससे कहा कि ये वेडिंग ड्रेस तुम्हारा नहीं है, इसे उतार दो, तुम बस मेरी वाइफ की जगह ले रही हो, हमारी शादी प्राइवेट रहेगी, इसलिए तुम्हें किसी के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट ने जो सब कुछ उतारने लग जाती है तो उसके ड्रेस उतारने से पहले साउन उसे अपना कोट पहना देता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए देता है, जिसकी क्लॉज से हिजू कभी भी डिवोर्स इनिशिएटिव साउन की वाइफ के रूप में हिजू का नाम और चेहरा कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर हिजू ने इनमें से कोई भी क्लॉज तोड़ा तो हिजू को 2 बिलियन वन की पेनल्टी भरनी होगी। हिजू साइन कर देती है तो साउन उसे एंगेजमेंट रिंग पहना देता है और उसे कहता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि हम एक मैरिड कपल हैं, क्योंकि तुम्हें एक हॉस्टेस की तरह मेरे पास भेजा गया है, तो इस तरह से इनकी शादी कभी भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई थी। तो हिजू एक साइन लैंग्वेज सेंटर का भी हिस्सा थी। तो अगले दिन अपने ऑफिस में हिजू बहुत ही गुस्से वाले, धमकाने और डांटने वाले डायलॉग्स का रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि उसे साउन पे अपना गुस्सा निकालना था। तो शाम को दोनों एम्बेसडर के इवेंट पे पहुंचते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितना दिखाया गया था उसके बाद से सीन कंटिन्यू होता है। दोनों को साथ देकर सभी लोगों की के बीच गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन पर ध्यान न देते हुए साउन हिजू को लेकर एम्बेसडर से मिलने आता है। तो उन दोनों के बीच की बातों को हिजू एम्बेसडर की वाइफ को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, जो देख एम्बेसडर हिजू को साउन की वाइफ समझ लेता है। तो हिजू इशारों में बताती है कि मैं बस एक इंटरप्रेटर हूँ, हमारे बीच कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। साउन को तो समझ नहीं आया कि हिजू ने इशारे में क्या कहा, पर एम्बेसडर उसे थैंक यू कहते हैं उनकी वाइफ के लिए इंटरप्रेटर लाने के लिए। इस पे साउन कहता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को भी डिसेबिलिटी है। एम्बेसडर कहते हैं कि कभी मैंने आपकी वाइफ को आपके साथ नहीं देखा, आपको उन्हें भी लाना चाहिए तो हमारी मुलाकात हो जाती। इस पे साउन क्या है कि एक्चुअली मेरी वाइफ मेरी कमजोरी है, जो सुनकर हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। तो साउन आगे कहता है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ इसलिए मुझ पे ऑनलाइन काफी अटैक्स होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को ऑनलाइन हेट या अटैक्स फेस करना पड़े। तभी उसे दोजे मैसेज करके बताता है कि सब कुछ रेडी है, अगर अब उस 406 का कॉल आया तो अब हम उसे ट्रैक कर पाएंगे, बस आप 10 मिनट तक उसे उलझा कर रखना। तो हिजू यहाँ से ड्रिंक करने चली जाती है। अब उसे ज्यादा ड्रिंक करता हुआ देखकर साउन मना करता है, फोन में टाइप करके उसे कहती कि अगर हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पे साउन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे साथ रहना होगा, कुछ प्रॉब्लम है, पैर दर्द कर रहे हैं तो बैठ जाओ और ज्यादा ड्रिंक करना बंद करो। जो सुन अभी उसे साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकती या मुझे कोई इमोशन फील नहीं होते, मैं कितनी हठूं तुम्हें कभी दिखता भी है, और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, अगर कमजोरी होती तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर कल तुमने क्या किया। ये बोलकर उसे इशारे में गाली देने लगती है, जो साउन को थोड़ा समझ आता है, पर जाते हुए हिजू इशारों में कहकर जाती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे थे वो मैं हूँ ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से वॉशरूम में चली आती है, जहाँ उसे साउन पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर साउन को थोड़ी देर बाद उसी किडनैपर का कॉल आता है। तो इस बार साउन उसे सामने से कहता है कि मेरी वाइफ तो सेफ है, क्यों कल तू उसे मार नहीं पाया, कल मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने तेरा कॉल काट दिया था, पर आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो बताओ अब तुम मेरी वाइफ को कैसे हर्ट करोगे। ये सब वो किडनैपर को 10 मिनट तक बातों में उलझाने के लिए कह रहा था। तभी किडनैपर कहता है कि लगता है पार्टी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। जसुन साउन थोड़ा शॉक्ड होता है। किडनैप कहता है कि सरप्राइज्ड हुआ होगा कि मुझे कैसे पता कि तू इस पार्टी में है, तू सोच नहीं सकता कि मैं तेरे इतने करीब हूँ। सावन हर तरफ देखने लगता है। देन उसे कहता है कि तुझ जैसा लूजर यहाँ आ ही नहीं सकता, इसलिए अपनी बकवास बंद कर। इस पे किडनैपर कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, तुम चाहे तो तुम्हारे लेफ्ट में रखी हुई ब्रोशेट खा सकते हो। अब ये सुनकर साउंड और ज्यादा शॉक्ड होता है, तो उससे पूछता है कि तू यहाँ आया कैसे। तो किडनैप था कि अभी तूने पूछा था ना कि मैं तेरी वाइफ को कैसे हर्ट करूंगा। ये सुन साउंड हिजू को हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो ऊपर एक बंदे को फोन पे बात करता हुआ देखता है, तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर पूछता है डर गया क्या। सावन भागते हुए हिजू को ढूंढने लगा था। किडनैपर कहता कि क्यों आप बिलीव हो आना। साउंड कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ
का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है और वैसे भी तूने मेरी वाइफ को कभी देखा भी है क्या, पता भी है वो कौन है। तभी वो कहता है कि हंग, हिजू तेरी असली वाइफ नहीं है, जिससे तेरी शादी होने वाली थी वो थी चेयरमैन हंग की बड़ी बेटी ईना, और शादी से एक दिन पहले वो भाग गई जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। पर फिर तूने उसकी बहन हिजू से शादी कर ली, क्योंकि चेयरमैन हंग और तेरी फैमिली का कोई तो बहुत पुराना कनेक्शन है, जिस वजह से तुम्हें उनकी फैमिली में शादी करनी ही थी, इसलिए बड़ी वाली नहीं तो छोटी बेटी से शादी कर ली। अब ये बात बाहर आई तो कैसा रहेगा ये सब। तो उनका साउंड हैरान हो जाता है क्योंकि इस बारे में सिर्फ उन दोनों के फैमिली वालों को ही पता था। तो साउंड पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो किडनैपर्स अपने डिमांड्स बताने लगता है कि सबसे पहले तुझे हिजू को छोड़ना पड़ेगा, फिर तू अपनी असली फ्रेंड्स के साथ रह सकता है, क्योंकि वैसे भी तू हिजू को पसंद नहीं करता। पर तभी रिवील होता है कि किडनैप बनकर बात करने वाली हिजू खुद थी और वो बात कर सकती है, पर इस फोन में वॉइस मॉडल ऑन था, इसलिए साउंड को हिजू की बात एक आदमी के वॉइस में सुनाई दे रही थी। तो ये किडनैपर का फोन हिजू के पास कैसे आया, ये हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है, जब साउंड ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे, जब वो मुर्दा लाश बन जाएगी तब कॉल करना, ये बोलकर कॉल काट दिया था। तब हिजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, इसलिए वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चला रही थी और किडनैपर को ही चिल्लाकर कह रही थी कि वापस कॉल कर उस कमीने को, मुझे भी उसे कुछ कहना है। लेकिन साउंड ने फिर कॉल ही नहीं उठाया। बस तभी आगे स्लिपरी रोड होने की वजह से हिजू की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो किडनैपर बेहोश हो गया था। तभी उसका ये वाला फोन गिरा था जिसको हिजू अपने साथ लेकर आई थी। तो प्रेजेंट में हिजू कहती है कि अब बताओ, अगर तुम अपने डैड का इलेक्शन खराब नहीं करना चाहते, तुम्हारे मैरिज के सीक्रेट्स को रिवील होने से रोकना चाहते हो, तो तुम्हें हिजू को डिवोर्स देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है ये डिसाइड करने का, वरना तुम चाहो तो हम 2 बिलियन वन में मामला सेटल भी कर सकते हैं। ये सुन साउंड कहता है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन। तुम्हारे इन बातों को फेक न्यूज बनाना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करना था तो मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेता, तो जैसे कि तो मैं आंख बंद करके अरेस्ट करवा सकता हूँ। ये सुन हिजू कहती कि क्या तुम जानते हो कल मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या किया था, मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मैंने उसी की कार में उसे किडनैप किया था, वाया से उसका गला दबाया था, उसके बाल खींचे थे, उसकी गर्दन पे चाकू का कट भी मारा था। वो बेचारी इतनी डर गई थी, मैं तो उसे मारने ही जा रहा था। वो बेचारी तो अपनी जान की भीख भी नहीं मान पा रही थी, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। फिर तुमने तो कहा कि उसे मार दो, लाश हो तभी कॉल करना। वो जीजू को तो मैं मारने ही वाला था, लेकिन उसका लक अच्छा था, स्लीपरी रोड की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। पर यह सब सुनकर साहन गुस्से में सामने दीवार पे पंच मारता है और गुस्से से कहता कि अब सुन 406, मैं इससे पहले कभी भी किसी आदमी के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस नहीं हुआ। मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा, अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं होने वाले थे। इसलिए हिजू घबराकर कॉल काट देती है, क्योंकि उसे भी याद था कि 10 मिनट तक उनका कॉल कोई ट्रैक नहीं कर सकता। पर हिजू को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने एग्जैक्ट 10 मिनट पे कॉल काटा था कि कहीं साउंड को पता न चल जाए कि किडनैपर बनकर वो खुद ही कॉल कर रही थी। इसीलिए वो ये सोचकर बहुत घबरा रही होती कि उसे मेरी बात पर यकीन हुआ होगा या फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। तो आगे ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग होने वाली है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हिजू डरते डरते वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसके थोड़ी दूर में सावन को देखकर वह दूसरी ओर जाने लगती है और सावन उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। हिजू डर के मारे अपने पर्स को पीछे छुपाने लगती है और सावन उसे अपने साथ एक खाली कमरे में ले आता है, जहाँ उसके पास आते हुए उसे फोन दिखाने के लिए कहता है। नर्वस होकर अपना नॉर्मल फोन निकालती है तो सावन उसके करीब आकर उससे पूछता है कि कल क्या तुम्हारे कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ में सर हिलाती है तो सावन एक्सीडेंट का टाइम पूछता है, तो हिजू वही टाइम बताती है जब सावन को किडनैपर का कॉल आया था। अपने फोन में टाइप करके बताती है। साउंड को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस किडनैपर की बात सच निकली थी। देन वो हिजू को चेक करने लगता है कि उसे चोट लगी है या नहीं, जहां उसके गर्दन पे चाकू के कट का निशान दिख जाता है और गला दबाने का भी निशान था। यह देख सावन उसे गुस्से में पूछता है कि क्या है, ये कौन था, वो क्या तुमने उसका चेहरा देखा। ये जो टाइप करके बताती कि उसका चेहरा कवर था, इसलिए मैं देख नहीं पाई। साउंड पूछता है क्या उसने तुम्हारी गर्दन पे चाकू रखकर तुम्हें मारने की धमकी दी थी, या जहाँ में सर हिलाती है। जसुन साउंड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इस पे जी कोई रिएक्ट नहीं करती। तो साउंड कहता है कि अब से कहीं भी जाना है तो बॉडीगार्ड साथ ले जाना। ये बोलकर वो बाहर आता है और अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी टीम को रेडी रहने के लिए कहता है। देन दोजे को कॉल करके उस किडनैपर का लोकेशन ट्रैक हुआ या नहीं पूछता है। दोजे उसे बताता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, शायद ये लोग कोई गैंग है। तो साउंड उसे कहता है कि उस किडनैपर को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता है, जो बातें सिर्फ मेरी फैमिली जानती है वो भी उसे पता है। आज इस इवेंट में जो भी आया था उन सबके बारे में पता करो और मैं तुम्हें किडनैपर और मेरे बीच हुई बात का रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। शायद वो एक आदमी है पर वो इस मॉडरेटर यूज कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश करो। इधर किडनैपर वाले फोन में भी बातें रिकॉर्ड हुआ था, जो घरा कर ही सुनती है और थोड़ा हंसते हुए कहती कि साउंड तो पक्का डर गया है। देन वो इस फोन को देखकर कहते हैं कि 2 दिन से ये फोन मेरे पास है, शायद वो किडनैपर इसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए मुझे जल्दी यही काम खत्म करना होगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो उस फोन को अपने पर्स में छुपा देती है। साउंड डायरेक्टली उसके रूम में आ जाता है और उसकी कार की चाबी देने के लिए कहता है। एवन वो खुद उसके पर्स से निकालने जा रहा था तो हिजू जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पर्स छीनकर उसे
चाबी दे देती है। साउन अपने पार्किंग लॉट में आता है और कार के अंदर सब कुछ चेक करने लगता है, स्पेशली कार का डैश कैम, जिसके बारे में इधर हिजू को भी याद आता है। इसलिए वो जल्दी से भागकर पार्किंग लॉट में आती है, पर साउन उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सुन हिजू रिलैक्स होती है। तो फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद हिजू किडनैपर का फोन लेकर दूर भाग गई थी और फिर एक तो ट्रक को इस जगह पे बुलाया था जिससे पहले ही वो किडनैपर भाग चुका था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एक बाइक उनके करीब से आ रही थी तो साउन जल्दी से हिजू को अपनी तरफ खींच लेता है। देन उसे कहता है कि कल से काम पे जाने की जरूरत नहीं है। देन हिजू लिखती है कि कल मुझे हमारी डायरेक्टर के साथ कोर्ट जाना है इंटरप्रेटर के काम के लिए। तुम्हारी माँ ने भी मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा है लेकिन मैं करना चाहती हूँ, साउन कहता है। फिर सिक्योरिटी को अपने साथ रखना पर हिजू मना कर देती है तो साउन किसी को कॉल करता है और हिजू के कार के डैश कैम फुटेज को रिकवर करने के लिए कहता है। देन वो अपनी मॉम के साथ लंच करने आता है जो उसे इलेक्शन टाइम में अपने डैड को सपोर्ट करने के लिए कहती है। इस पे साउन कुछ भी नहीं कहता। मॉम कहती है तुम जरा अपनी वाइफ को इलेक्शन से दूर ही रखना, पता नहीं पर मुझे वो ठीक नहीं लगती। साउन कहता है आप ही लोग तो चाहते थे मिस्टर हंग की बेटी के साथ मेरी शादी कराना, इवन ब्राइड बदलने के बाद भी आप लोग ये रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आखिरकार मिस्टर हंग ने ही हमारी फैमिली के पुराने स्कैंडल्स को छुपाने में मदद की है। इधर हिजू अपना कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में आती है पर तभी हम एक मिस्टीरियस पर्सन को उसी वॉशरूम की ओर जाता हुआ देखते हैं। हिजू बाहर उसकी परछाई देखकर डर जाती है। तो इसके बाद से ही हिजू यहाँ पे किसी को नहीं मिल रही थी। साउन ने फिर भी एक फीमेल गार्ड को हिजू की सिक्योरिटी के लिए भेजा था जो उसे हिजू के अपडेट्स दे रही थी, पर अचानक से हिजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। इधर सावन ऑफिस आ जाता है जहाँ दोजे उसे बताता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है। कल उस इवेंट में कोई भी ऐसा सस्पिशंस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि किसी ने आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की थी। इस पे सान उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरी वाइफ को देखा है? क्या मैंने कभी भी अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बात की है? नहीं ना, पूरे देश में किसी को भी नहीं पता है मेरी वाइफ के बारे में, पर सभी लोग जाने के लिए क्यूरियस है। तो अगर हमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो क्या होगा, वो भी अभी इलेक्शन के माहौल में। तुझे उसे सॉरी कहता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। धरकोट में वो फीमेल गार्ड हिजू को नहीं ढूंढ पा रही थी जिस बारे में वो साउन को मैसेज कर देती है तो साउन उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद गार्ड का मैसेज आता है कि हिजू मिल गई है, वो एक आदमी के साथ है। तो साउन उनका फोटो खींचकर भेजने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं हिजू जिसके साथ थी वो उसका कॉलेज फ्रेंड था सांगू। हिजू ने जिस परछाई को वॉशरूम के बाहर देखा था वो यही था। कोर्ट में वो किसी काम से आया था, तब उसने हिजू को देखा तो थोड़ी दूर से वो फीमेल गार्ड्स इन दोनों की फोटोज खींच रही थी और साउन को भेज रही थी। इधर फोटो में दोनों को हंसते हुए बात करता हुआ देखकर साउन थोड़ा जेलस हो रहा था। इधर सांगू उससे पूछते कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं था, तुमने कभी कॉल भी नहीं किया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का काम करते हुए। दिन दोनों की साइन लैंग्वेज में ही बातें शुरू होती है। हिजू से सॉरी कहती है कांटेक्ट ना करने के लिए। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। देन सांगू उसे बताता है कि तुमने जिस चैनल के साथ काम किया था उनके साथ ही मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूं जिसका नाम है क्राइम रिपोर्ट, जिसमें हम कुछ क्राइम केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन दोनों अपना नंबर शेयर करते हैं। फिर हिजू चली जाती है। इधर इन दोनों की साथ में फोटोज देखने के बाद साउन का काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इधर हिजू घर पहुंचती है जहाँ थोड़ी देर में उसकी मॉम भी आ जाती है जो उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी। इसमें कुछ सेडेटिव, लॉन्ड्री एंड ड्रेसेस वगैरह थे जिन्हें देखकर हिजू को तो बहुत गुस्सा आता है। जो देख उसकी मॉम कहती कि तुम इतनी लूजर टाइप कैसे हो, ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जब बिना शादी से पहले भाग गई और तुम्हें उसकी जगह लेने के लिए कहा गया तब तुमने देने लिए एक कंडीशन रखी, तुम्हारे डैड को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद ही तुम ये शादी करने के लिए मानी थी। इसलिए तुम्हें उनकी वाइफ होने की वजह से उसकी वाइफ की ड्यूटीज तो निभानी पड़ेगी, इसलिए कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे बाप को उस नर्सिंग होम से निकलवा दूंगी। तो असल में हिजू को ये शादी करनी नहीं थी, उसकी मॉम ने ही उसके डैड की धमकी देकर उसे साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो बेसिकली ये हिजू की असली माँ ही है जिन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था क्योंकि पहले ये लोग बहुत गरीब हुआ करते थे एंड उसके बाद ही हिजू के डैड मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गए थे, इसलिए वो पिछले कई सालों से नर्सिंग होम में भर्ती है। तो इन्हें छोड़ने के बाद हिजू की मम ने चेयरमैन होम से शादी कर ली थी जिनके 2 बच्चे थे जिनके साथ हिजू के ना बोलने का लिंक था जो हमें आगे पता चलेगा। अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, शावर लेने के बाद उसकी मॉम का लाया हुआ नाइट ड्रेस पहन लेती है और उस किडनैपर वाले फोन को निकालती है और सावन को कॉल करती है। अब हिजू साउन से डिवोर्स लेना चाहती थी पर शादी के टाइम जिस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था उसकी वजह से हिजू डिवोर्स इनिशिएटिव पर के फोन की वजह से उसे एक नया चांस मिल गया है जिसके जरिए वो साउन को ब्लैकमेल करके डिवोर्स लेना चाहती है। तो इस नाइट ड्रेस में अपने थाइज की फोटो खींचकर साउन को भेजती एंड कहती कि क्या अब तक तुमने डिसाइड नहीं किया? साउन पूछता ही क्या है? हिजू कहती है तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की फोटो नहीं पहचान पा रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ की थाइज है, अब मैं इस फोटो को किस तरह से यूज करूंगा ये तुम खुद सोच लो। साउन कहता है ऐसे फेक फोटो से तुम क्या ही कर लोगे? हिजू कहती है अब तक अपनी वाइफ की बॉडी पहचान नहीं पाए, उसके थाई पे एक यूनिक मोल है, कभी देखा नहीं क्या? क्या तुमने अपनी वाइफ को कभी नेकेड नहीं देखा? जसुन साउन को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब साउन उल्टा उससे सवाल पूछने लग जाता है ताकि किडनैपर के बारे में उसे कुछ पता चले, पर हिजू भी
सामने से उल्टा जवाब देती है और उसे गुस्से में कह देती कि अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो जाके अपनी वाइफ की थाई चेक कर लेना, पता चल जाएगा ये उसकी फोटो है या नहीं। ये बोलकर कॉल काट देती है। पर इस बार 10 मिनट से ज्यादा इनकी बात हो चुकी थी, इसलिए इस बार फोन के लोकेशन के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन अब भी सियोल के ही 3 अलग एड्रेस दिखा रहे थे। तो साउन अपनी टीम को और अच्छे से ट्राई करते रहने के लिए कहता है और डोजे को उस फोटो के ओरिजिन पता करने को कहने ही जा रहा था, पर वो रुक जाता है क्योंकि पिछली बार की तरह वो कोई गलती नहीं करना चाहता जैसा उसने किडनैपर की बात को मजाक में लेकर किया था, इसीलिए वो यहाँ से घर के लिए निकलता है। लेकिन इधर हिजू सोच में पड़ गई थी कि कहीं साउन उसके थाई चेक करने न आ जाए। इस बारे में सोच कर उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी। तभी वो दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनती है, इसलिए वो ब्लैंकेट के अंदर घुसकर सोने की एक्टिंग करती है। साउन डायरेक्टली हिजू के रूम में ही आता है और उसके ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हिजू ब्लैंकेट को और जोर से पकड़ के रखती है, पर सावन जोर से ब्लैंकेट को खींच देता है, जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो हिजू दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो सावन उठ जाता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो, तुम ही तो काम करना चाहती थी ना, तो अपनी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करके दिखाओ। ये बताकर चला जाता है। एंड हिजू आज लाइक अचानक से बस ये बताने आया था। साउन डाइनिंग टेबल को देखकर 9 साल पहले उनकी शादी की पहली रात को याद करता है। हिजू खाना बनाकर उसका वेट करते करते सो गई थी, जिसे साउन प्यार से देख रहा था। फिर उसके सामने जाकर बैठता है। खाना खाने के बाद हिजी उसे डांस करने के लिए बुलाती है। इसमें वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब वो ये सब रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कह रही थी, जो कि उसकी मॉम ने कहा था। ये साउन नोटिस करता है तो उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और उसके पास आकर बताता है कि क्या तुम्हें एक टिप चाहिए मेरे लिए, फीलिंगलेस मत करना, तुम्हें मेरे सामने किसी का पपेट बनने की जरूरत नहीं है, और खास करके तुम्हारी मम जो भी करे वो हर चीज करने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम कभी भी मेरे प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसलिए कभी मेरे मैटर्स में मत पड़ना। ये बोलकर वो चला गया था। तो प्रेजेंट में साउन हिजू के रूम की ओर देखने लगता है। इधर हिजू को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि सावन के ऐसे अचानक से उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। अब सुबह वो उठती है तो साउन ब्रेकफास्ट का पूछता है, तो वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन फिर सावन जाकर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर ही जो भी उसकी हेल्प करने आती है। तो खाना बनाते हुए साउन उसे इनडायरेक्टली सांगू के बारे में पूछता है कि उस दिन कोर्ट में तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। जजू कहती है कॉलेज फ्रेंड मिल गया था जिससे बात कर रही थी। तो साउन पूछता है कि क्या तुम दोनों क्लोज थे, मेरा मतलब क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त थे, और क्या वो भरोसेमंद है। जो हाँ कहती है। तभी साउन को दोजे का मैसेज आता है, तो साउन उसके लिए खाना रेडी करके चला जाता है। ते हिजू कहती है क्या इसने मेरे लिए खाना बनाया। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस आए हुए थे, इनकी धक्के से वो गिरने वाली थी, पर तभी सांगू उसे होल्ड कर लेता है, जिसको यूरी देखते रह जाती है। तो सांगू ये कहानी का सेकंड मेन लीड, जो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है और एक यूट्यूब भी। तो यूरी की कॉफी सांगू के हाथ में गिर जाती है। तो दोनों बैठकर बात कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि सांगू जो प्रोग्राम करने वाला है उसमें यूरी भी उसके साथ काम करने वाली है। इधर उस किडनैपर की वॉइस मॉडरेशन को हटाने के बाद जो पहला सैंपल निकला था वो इतना क्लियर नहीं था, इसीलिए फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। पर तभी दोजे उसे एक ट्रैफिक सीसीटीवी का फुटेज दिखाता है, जहां पे वो किडनैपर हिजू के कार में घुसा था। अब इन्हें तो पता नहीं था कि हिजू की कार को हैक किया था उस किडनैपर ने, इसलिए वो आसानी से डोर ओपन करके अंदर घुस गया था। लेकिन ये देखकर दोजे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपर को जानबूझकर अंदर आने दिया गया, जिससे अब साउन भी सोच में पड़ जाता है। इधर हिजू अपने असली डैड से मिलने नर्सिंग होम में आती है। हिजू बस उनके साथ ही बोलकर बात करती है, क्योंकि एक उसके डैडी हैं जो हिजू की केयर करते हैं। इधर साउन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को इस किडनैपर की फोटो भेजने वाली बात को किसी और के नाम पे बताता है, जो समम वो रिपोर्टर कहता है कि एक आदमी किसी की वाइफ की प्राइवेट फोटो उसके हस्बैंड को भेजकर डिवोर्स देने की धमकी देता है। इसका तो एक ही मतलब है कि उस आदमी के वाइफ का उस ब्लैकमेलर के साथ अफेयर चल रहा है। अब अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर और दोज ने जो उस किडनैपर के कार में घुसने वाली बात कही थी सब याद करके वो सोच में पड़ जाता है। रात के 10 बजे बज गए थे, तभी किडनैपर का फिर से इसे कॉल आता है। तो साउन कॉल उठाकर तुरंत काट देता है। हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसने कॉल क्यों काटा, तो वो दोबारा करती है। तो साउन कॉल पिक करता है एंड कहता है कि शायद तुम मुझसे बात करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए 5 मिनट बाद कॉल करो। तो ये जो ऑब्जेक्टली 5 मिनट बाद फिर से कॉल बैक करती है। साउन कॉल पिक करता है, लेकिन उनकी कुछ बात होने से पहले ही को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। तो फिर से कॉल ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ रहा था, इसलिए वो घर चली आती है और घर पे साउन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे साउन घर में नहीं मिलता। तो वो फिर से उसका कॉल ट्राई करती है, लेकिन फोन उसका अब भी अनरीचेबल आ रहा था। तो वो वहीं उसके आने का वेट करते हुए बैठे बैठे सो जाती है। पर सुबह उसका टीवी में उसे न्यूज मिलती है कि साउन का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वहाँ पे कल रात को उसम एक ब्लास्ट हुआ है, और जिस मास्क पहने बंदे ने ये किया है उसका सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाता है। इसके साथ रिपोर्टर एक धमकी भरा कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जो कि वही कॉल रिकॉर्डिंग था जो कि उस असली किडनैपर ने साउन को धमकाते हुए कहा था कि मैं इसे मार दूंगा, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है या तो मुझे 2 बिलियन वन दो वरना मैं मार दूंगा। बस इतना ही रिकॉर्डिंग रिपोर्टर्स को दी गई थी। अब ये सुनकर हिजू तो डर जाती है, क्योंकि ये बातें तो कि नेबर के फोन
साउन से कहा गया था, जो कि इस वक्त हिजू के पास है। तभी यहाँ पे सावन आ जाता है, जिसकी हालत खराब थी, उसके कपड़े खराब हो गए थे, कपड़े पे खून लगा था। वो डायरेक्टली हिजू के पास आता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर कहता है कि कुछ दिन से जो भी हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। हिजू के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं जानता, पर सच्चाई क्या है यह मुझे पता करना है, इसीलिए कोऑपरेट करो। ये बोलकर उसकी ड्रेस हटाने लग जाता है। हिजू उसका हाथ पकड़ के रोकती है, पर साउन कहता है कि तुम खुद हटाओगी या मैं करूँ। अब उसे ऐसे देखकर हिजू तो बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। साउन की शादी होने के एक रात पहले इना ने साउन को शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी, वरना वो साउन की फैमिली के सीक्रेट्स को रिवील कर देगी। ये देखकर साउन ने उसे पूछा था कि क्या सच में हिजू की शादी जवा फैमिली के बेटे से हो रही है। इन्हा ने कहा था हाँ, पर वो आदमी बहुत घटिया है, लेकिन हिजू की माँ वो कमी नहीं है जो अपने फायदे के लिए हिजू को उस आदमी को बेच सकती है। जो देखकर सान ने कहा था कि शादी कल ही होगी, पर मेरी दुल्हन तुम नहीं, तुम्हारी बहन होगी। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है साउन के ऑफिस में। ब्लास्ट होने के जस्ट कुछ देर पहले से साउन और उसकी टीम किडनैपर की कॉल को ट्रैक करने के लिए रेडी थे। अभी इनके ऑफिस से एक डिलीवरी वाला आता है और इनके दरवाजे के बाहर एक पार्सल छोड़कर जाता है। अब उसमें पिज्जा का पैकेजिंग था, इसलिए एक टीममेट अंदर ले आता है, ये सोचकर कि किसी ने खाने का ऑर्डर दिया होगा। तभी साउन को किडनैप का कॉल आता है, यानी हिजू कॉल करती है एंड तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है। साउन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसके बाकी टीममेट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही थी। दोजे उस डिलीवरी मैन का फुटेज दिखाता है जो वो बॉक्स उनके ऑफिस के बाहर रख कर गया था। दोजे कहता है कि शायद ये वही किडनैपर है जो आपको धमकी दे रहा है। साउन जल्दी से अपना फोन चेक करता है तो सिक्योरिटी ने मैसेज किया था कि हिजू घर में ही है। जो देखकर साउन कहीं जाने लगता है तो दोजे उसे रोक कर कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। जो बात अगर बाहर आई तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। साउन की था कि ये सब करके वो किडनैपर मुझे चैलेंज करना चाहता है, अब उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं तो किसी और तरीके से। इसीलिए साउन नहीं ही किडनैपर ने जो धमकी भरा कॉल किया था उसका कुछ पार्ट प्रेस में देने के लिए कहता है। देन वो यहाँ से घर गया था एंड हिजू की थाइज पे वो मॉल चेक करने जा रहा था तो डाइनिंग टेबल से उसे बेडरूम में ले जाता है, जहां हिजू डायरी में लिखकर पूछती कि क्या तुम्हें चोट लगी। साउन बताता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस में बम रख कर गया था। पूछती क्या वो किडनैपर था। साउन कहता हाँ ना। कहता अब से मैं तुमसे सवाल करूंगा, वो किडनैपर कौन हो सकता है, क्या तुम्हें पता है। ये जो नाम सर हिलाती है तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि पर ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, इवन तुम्हारे प्राइवेट चीजों के बारे में भी जानता है। ये बोलकर फिर से उसकी थाइज की ओर ड्रेस हटाने लगता है। धर हिजू तो घबराने लग जाती है कि कहीं इसने उस थाइज के फोटो के बारे में पूछा तो फिर इसने पहले हिजू उसे धक्का मार देती है और लिखकर पूछती कि ये तुम क्या कर रहे थे, वो किडनैपर मेरे बारे में क्या जानता और तुम क्या चेक कर रहे थे। उसने पहले मुझे किडनैप किया, फिर तुम्हें हक किया और तुम ये क्या कर रहे थे। साउन कहता है तो तुम्हें सच में पता नहीं मैं क्या कर रहा था, अभी दोजे का कॉल आ रहा था। तो साउन उसे सॉरी कहता है जो किया उसके लिए। देन उसकी ड्रेस टिक करके बाहर चला आता है, अपने रूम में जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि पुलिस का कहना है कि ये किसी सीरियल आसनिक का काम है जो पिछले 6 महीने में शहर के कई जगहों पर आग लगा चुका है। पर साउन को यकीन था कि ये किडनैपर ही था जिसने उस आसनिस्ट के आड़ में ही किया है, इसीलिए पुलिस जो कर रही है करने दो, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जब भी ब्लास्ट हुआ तब मैं किडनैपर के साथ फोन पे था, यानी उसका कोई साथी जरूर है। इधर हिजू बाहर से उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही, उसकी बात खत्म हुई तो वो जल्दी से हॉल में आकर टूटे ग्लास के टुकड़े उठा रही थी। तो साउन आकर उसका फोन लाने के लिए कहता है कि जो अपने रूम जाकर पहले तो उस किडनैपर के फोन से अपने सारे फोटोज को डिलीट करती है, देन स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे छुपा देती है, फिर अपना फोन लाकर साउन को दे देती है। साउन कहता है शायद तुम्हारा फोन भी हैक हो सकता है, इसे मैं चेक करवा के वापस कर दूंगा, तब तक तुम सेफ्टी के लिए घर पे ही रहना। देन द साउन और हिजू के पेरेंट्स आए हुए थे शूटिंग पे। ये है साउन के डैड मिस्टर बे जो आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और यह है मिस्टर हंग हिजू की स्टेप डैड जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इधर हम असली किडनैपर को देखते हैं जो बुरी तरह से लियों को काट रहा था। तभी उसका साथी उसे मैसेज करके पूछता है कि ऑफिस बिल्डिंग में ब्लास्ट तुमने किया। किडनैपर कहता है हाँ मजा आया ना। तो उसका पार्टनर कहता है कि आगे से मुझे बिना बताए कुछ भी मत करना और एक काम है तुम्हारे लिए। बोलकर वो पार्टनर किसी जगह का एड्रेस भेजता है। इधर साउन हिजू का फोन चेक करता है, चैट्स में उसे सांगू का नाम दिखता है तो वो उनके चैट्स देखने लगता है। रिसेंटली सांगू ने उसे उनके कॉलेज टाइम का एक फोटो भेजा था, अनोरी ड्रीम सेंटर नाम के एक ऑर्फनेज में उन दोनों ने बच्चों के साथ फोटोज खिंचाई थी। इधर सांगू अपने क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए यूरी की टीम से मिलने आता है तो सांगू एक इंसोल्वर केस को इस क्राइम रिपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इन्वेस्टिगेट करना ना चाहता है तो यूरियन टीम उस केस के बारे में पूछते हैं तो सांगू बताता है कि मैं नूरी ड्रीम सेंटर नाम के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। 20 साल पहले जिस टाउन में वो ऑर्फनेज था वहीं पे एक अमीर फैमिली का बहुत बड़ा मेंशन था जहाँ वो लोग कभी कभार आते थे। एक दिन सांगू उस मेंशन के अंदर चला गया था जहाँ उस अमीर फैमिली का यंग मास्टर यानी उस फैमिली का बेटा वेकेशन के लिए आया हुआ था जो हमेशा एक मास्क पहन के रहता था। दोनों मिले बहुत सारे गेम
गेम्स खेले। उसने सांगू को अपना रूम भी दिखाया जहाँ पे अनगिनत हर तरह के खिलौने थे। इसी तरह हर रोज वो दोनों खेलते थे, लेकिन एक दिन अचानक सांगू ने उसके घर पे कुछ भयानक देख लिया। इसके बाद से वो कभी वहाँ नहीं गया। यूरिन बाकी पूछने लगते हैं कि क्या देखा था, पर तभी सांगू को एक कॉल आ जाता है। उसके कुछ और प्लान थे, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। इधर साउन भी उस नूरी ड्रीम सेंटर के बारे में पता कर रहा था, तभी हिजू के फोन पे सांगू का मैसेज आता है जिसमें उसने हिजू को कल लंच के लिए इनवाइट किया था और उस रेस्टोरेंट का लोकेशन भी भेजा था। तो साउन उस रेस्टोरेंट के बारे में देख ही रहा था, तभी यूरी का उसे मैसेज आता है कि होप आपका दिन अच्छा गया होगा एंड एंजॉय योर लंच। क्योंकि यूरी साउन की बहुत बड़ी फैन थी, उसे देखकर ही वो न्यूज एंकर बनी थी, इसलिए वो साउन को ऐसे मैसेजेस भेजती रहती थी। तो अगले दिन हिजू और सांगू उस रेस्टोरेंट पे लंच करने आए थे, जहाँ थोड़ी देर में यूरी आती है। अब क्योंकि वो इन दोनों को ही जानती थी इसलिए इनसे बात करने आती है, पर वो अभी आने वाले अपने गेस्ट के बारे में बात करते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए इन्हें कहती है कि जब मेरे गेस्ट आएंगे तो उन्हें प्लीज घूरना मत। थोड़ी देर में यहाँ साउन एंट्री मारता है तो यूरी उठकर उसे हाई कहती है, जो देखकर हिजू और सांगू पीछे देखते हैं। साउन को देखकर हिजू तो अपना चेहरा छुपाने लग जाती है, पर साउन को तो पता ही था कि वो यहाँ आने वाली थी, इसलिए उसने जानबूझकर यूरी को लंच पर इन्वाइट किया था। तो वो यूरी से पहले हिजू के पास आकर रुकता है, उसे कहता है इंटरप्रेटर हम। हिजू कट होता है। इधर हमें साउन के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस कुछ पूछताछ करने आई थी, तभी बिल्डिंग के नीचे से आवाज आने लगती है। ये लोग देखते हैं तो किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया था। सभी नीचे आते हैं, तभी दोजे एक मास्क पहने बंदे को छुपते हुए देखता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, तो काफी दौड़ाने के बाद वो उसे पकड़ ही लेता है। इधर रेस्टोरेंट में चारों साथ में ही लंच करने बैठ जाते हैं। सांगू हिजू के लिए खाने को स्मॉल पीसेस में करके देता है, जो सब देखकर साउन तो जेलस हो रहा था। यूरी साउन को बताती कि हिजू और सांगू कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मैं और सांगू एक प्रोग्राम के लिए साथ में काम कर रहे हैं, मैं और हिजू भी साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए हम तीनों एक दूसरे को पहचानते हैं। पर आप में हिजू को कैसे जानते हो? साउन बताता है कि ब्रिटिश एम्बेसडर के एक इवेंट में इन्होंने हमारी मदद की थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। अब असल में साउन यहाँ स्पेशली सांगू के बारे में जानने के लिए आया था, इसीलिए वो सांगू के बारे में ही लगातार सवाल करे जा रहा था, जो देखकर सांगू उससे पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है? साउन हाँ कहता है, जो सुनिए तीनों चौंक जाते हैं। तो हिजू वॉशरूम के बहाने से उठ जाती है, तभी साउन को दोजे का कॉल आता है, इसलिए उठकर साइड में बात करने जाता है, जहाँ दोजे उसे बताता है कि वो सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था, लेकिन इसने हमारी बिल्डिंग पे ब्लास्ट नहीं किया है, यानी पक्का है कि ये उसी किडनैपर का काम है। तभी हिजू उसके पीछे से आती है और फोन पर टाइप करके पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरा फोन तुमने हैक हुआ है या नहीं चेक करने के लिए लिया था, या फिर मुझ पर नजर रखने के लिए? सान पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? यजू लिखती है क्या तुम्हें मुझ पे और सांगू पे डाउट है? जो भी रीजन हो, सांगू बुरा इंसान नहीं है। वो लिख ही रही थी कि साउन उसका फोन छीन लेता है और पूछता है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो जो इतने टाइम बाद अचानक से तुम्हारे सामने आ गया? अगर उसे तुम इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो मेरा क्या, मुझे तुम कितनी अच्छी तरह से जानती हो? वैसे भी हम तो 20 सालों से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो बताओ तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, पर शायद नहीं। ये बोलकर चला जाता है। तभी हिजू को उसकी डायरेक्टर ऑफिस बुलाती है। इधर साउन सांगू से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है, चला जाता है। हिजू भी इन्हें बाइक आकर अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे उसकी डायरेक्टर भी उसे रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहती है, क्योंकि हिजू ने साउन के अब तक के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस को देखकर साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस किया था, और अब तो साउन की स्पीच के साथ हिजू की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन 100% सिंक हो जाती है। इसलिए डायरेक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इधर साउन दोजे को सांगू का कार्ड देता है और उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है, तो दोजे बताता है कि इसका एक यूट्यूब 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, या लड़कियों में बहुत ही ज्यादा फेमस है। साउन पूछता है लड़कियों में फेमस क्यों है? तो कहता है क्योंकि इसकी फिजिक अच्छी है। डॉक्टर होकर भी ये रेगुलरली वर्कआउट वगैरह की वीडियोस डालता है, जिसके साथ ही अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस क्राइम केसेस को भी कवर करता है। तो साउन कहता है इसके बारे में जो भी पता चले वो सब पता करो। इधर हिजू घर जाने के लिए ऑफिस के पार्किंग लॉट में आती है, जहां कार के अंदर आते ही ऑटोमेटिक रेडियो ऑन हो जाता है और किडनैपर के फोन नंबर से एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की जाती है। इसका नाम था कॉल मी नाउ। तो वो गाना प्ले होने लगता है। हिजू कुछ भी करके ये रेडियो बंद नहीं कर पा रही थी, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और एग्जिट गेट खुलते ही जल्दी से घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो जल्दी से किडनैपर वाले फोन को स्विच ऑन करती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या किडनैपर को पता है कि फोन मेरे पास है। तभी साउन के आने की आवाज आती है, तो हिजू फोन छुपाकर बाहर आती है। साउन उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो? हिजू कहती है कन्वीनियंस स्टोर से बियर और आइसक्रीम लाने। साउन कहता है तुमरे को मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो लाने चला जाता है, तो हिजू किडनैपर वाले फोन से उसे फिर कॉल करती है, तो साउन उसे कहता है कि कहीं डर तो नहीं गया ना? 406। हिजू कहती है लगता है तुमने मेरे धमके को हल्के में ले लिया, इसलिए मैंने वो ब्लास्ट तुम्हें इसका सीरियसनेस समझाने के लिए किया है। तो अब बताओ तुमने क्या डिसाइड किया? तो उल्टा सान से पूछता है कि मेरे हिजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जोसन हिजू के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। साउन फिर पूछता है तुम हमारा डिवोर्स करा के क्या हासिल करना चाहते हो? हिजू कहती है वैसे भी तो तुमने
तुमने कोई प्यार करके उससे शादी नहीं की है, ना ही तुम अभी उससे प्यार करते हो, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। साउन कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम किसी और के फायदे के लिए मुझे धमकी दे रहे हो। असल में हिजू के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है, पर याद रखना तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा और मैं हिजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर कॉल काट देता है। हिजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सोच क्या रहा है। थोड़ी देर में साउन उसके लिए बियर और आइसक्रीम ले आता है और आते ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है तो साउन कहता है कि जस्ट इन केस अगर कोई तुम्हें बहका की कोशिश करे, ले ही कोई स्कैंडल हो या रूमर हो, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ये बोलकर उसके करीब आने लगता है और उसके होठों पे लगी झाग साफ करता है। देन उसे कहता है कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होना, मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी और इंटरव्यू में मुझसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। ये बोलकर वो जाने लगा था तो हिजू उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों जाते हो? अगर मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बन गई तो मेरा नाम और चेहरा पूरा देश जान जाएगा, तो क्या ऐसे तुम और तुम्हारी फैमिली हैंडल कर पाएगी? साउन हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुम्हें तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। कहती है मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं इंसान का चेहरा देखकर बता सकती हूँ वो क्या कहने वाला है। तो साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि अच्छा तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बातें जानता है। ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है। उस किडनैपर ने जो भी कहा ये सच है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, उसे कहना चाहता हूँ कि तू हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये बोलकर वो हिजू के रूम में चला जाता है। हिजू उसके पीछे पीछे आती है तो देखती है साउन तो उसके बेड पे लेट गया है और हिजू को सोने आने के लिए बुलाता है। हिजू उसे घूरने लगती है तो साउन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं काटो, फिर भी वो खड़ी रहती है तो साउन लाइट्स ऑफ कर देता है और कहता है फिर जो भी मन करे कर लो, पर हिजू लाइट्स ऑन करती है। साउन कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर दूंगा तो फिर सपना देखती रहो, अगर कुछ करना होता तो पहले कर लेता, या फिर कहीं तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये सोचकर तुम्हें डर लग रहा है, अगर ऐसा है तो मत ही आओ। पर ये सुन हिजू उसका पिलो छीन लेती है और उसके साइड में लेट जाती है। वो दूसरी ओर फेस करने जा रही थी तो साउन अपनी तरफ फेस करने कहता है और बताता है कि उसे मेरे ऑफिस के बारे में पता है तो घर का भी पता होगा, इसलिए हमारा घर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसलिए आज रात सारी चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ और अपने किडनैपिंग के दिन के बारे में भूल जाओ, जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ। हिजू अपने मन में कहती कि तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो सब कुछ भूल जाऊं। सावन अपनी आंखें बंद करता है तो हिजू उसे कुछ देर देखती रहती है। देन वो भी सो जाती है। तभी सावन अपनी आंखें खुलता ना उठ के चला जाता है। तभी हमें हिजू के एक बुरे सपने के जरिए उसके ना बोलने का रीजन पता चलता है। तो 20 साल पहले हिजू की मॉम चेयरमैन हन के साथ रहती थी, जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन तीनों बच्चे घूमने गए थे, तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें चेयरमैन हन का बेटा मारा गया था और उनकी बेटी डेथ हो गई थी। यानी उस एक्सीडेंट के बाद से ईना को सुनाई नहीं देता है, लेकिन को कुछ भी नहीं हुआ था। हिजू को जब हॉस्पिटल में होश आया तब उसकी माँ उसे पागलों की तरह डांटने लगी कि तुम ठीक कैसे हो सकती हो, तुम्हें कैसे कुछ भी नहीं हुआ। हिजू रोने लग गई थी तो उसकी माँ जोर से उसका मुंह बंद करने लग गई थी। उसे दर्द हो रहा था फिर भी उसकी मामा हाथ नहीं हटा रही थी। तभी उन्हें कुछ सूझता है। कहती कि चुपचाप रहना, अब से तुम कुछ नहीं बोलो। आई तुम इस एक्सीडेंट से इतने शॉक में हो कि तुम बोल नहीं सकती, अब से ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि जब तक चेयरमैन हम तुम्हें देखकर तरस नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अब से तुम कभी बात नहीं करोगी। तो इसी बुरे सपने के साथ हिजू की नींद खुलती है। इधर नर्सिंग होम से हिजू के डैड को वो किडनैपर उठा लेता है और इन्हें नर्सिंग होम से काफी दूर ले आता है। उनके फोन से हिजू को वीडियो कॉल करता है तो यहाँ किडनैपर का फेस रिवील होता है, लेकिन वो हिजू को अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो अकल कर बात करता है। उसकी आंखों का कलर अलग अलग है। अब उसकी आवाज से हिजू पहचान जाती है कि वो किडनैपर है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है। किडनैपर कहता है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है ना, और तुम ही उस फोन को यूज करके साउंड को धमका रही हो, लेकिन तुम्हें उसे चाहिए क्या? जवाब दो वरना मैं वो फोन लेने आ रहा हूँ। हिजू डरते हुए कहती कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। जो सुन किडनैपर तो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पसंद आई, क्योंकि मेरा और तुम्हारा गोल एक जैसा ही है, इसलिए तुम उसे कॉल करती रहो और वो फोन तुम रख सकती हो, उसे धमकी देती रहो, पर अगर पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कैमरे के सामने वो कुछ उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल काट देता है। इधर साउंड जो प्रेसिडेंट के साथ एक जगह आया हुआ था उसे एक मैसेज आता है। इधर हिजू जल्दी से नर्सिंग होम पहुंचती है जहां उसके डैड अभी बेहोश थे, तो एक नर्स बताते हैं कि इन्हें टहला के लिए ले जाया गया था, जो थोड़ी देर के लिए दूसरे पेशेंट को देखने गई थी कि तभी हिजू के टाइट गायब हो गए थे और ये नर्सिंग होम से काफी दूर जाकर मिले। पुलिस भी आ चुकी थी जिन्हें इनके पास वो दांत मिले थे जो हिजू के डैड के नहीं थे, तो पुलिस हिजू को रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जाते हुए पुलिस की कार की रेडियो को भी अचानक से कुछ हो जाता है। इसे देखकर हिज और ज्यादा डर जाती है। उसे किडनैपर की धमकी याद आती है। अचानक से वो कार रोकने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग सा लग रहा था। बाहर आकर वो तो काफी रोने लगती है अपनी सिचुएशन को याद करके, क्योंकि बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा होता आया है। उसकी मम इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग है, 20 सालों इसे बोलने तक नहीं दिया, जबरदस्ती शादी करा दी, फिर ये किडनैपर उसके पीछे पड़ गया, इवन अब इसके डैड को भी खतरा है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तभी ये पुलिस वाले इनकी तरफ प्रेसिडेंट की कार आते हुए देखकर डर
जाते हैं तभी हम देखते हैं कि उस कार से साउंड निकलता है और हिजू की तरफ आने लगता है। साउंड को देखकर पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं तो साउंड उन्हें थैंक यू कहता है और जाने के लिए कहता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना है एक रिपोर्ट लिखाने के लिए। साउंड कहता है आप लोग जा सकते हो, मैं खुद आऊंगा रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर कहता है कि सॉरी पर आपका इनके साथ रिलेशन क्या है। तो साउंड हिजू को उठाता है एंड बताता है कि हिजू मेरी वाइफ है। जो सुन ये तीनों हैरान होते हैं क्योंकि साउंड ने कभी भी हिजू को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें साउंड को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद साउंड के फोन पर नर्सिंग होम से कॉल आया था क्योंकि हिजू के डैड के केयरटेकर के पास साउंड का नंबर था। तो साउंड को पता चल गया था कि हिजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे, जिस बारे में पता चलते ही प्रेसिडेंट के चीफ ने साउंड से प्रेसिडेंट की एक कार ले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से साउंड नर्सिंग होम जाते हुए हिजू के पास पहुंचा तो उसने ऑफिसर्स को बताया कि हिजू मेरी वाइफ है, इसलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा, पर वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर साउंड के साथ एक फोटो खींचा की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे साउंड कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खींचा आऊंगा और आपको मेरी ये पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हिजू को अपने साथ ले गया कार में। उसे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था, पर अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुन हिज अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोनी की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती। जो सुन साउंड कहता है कि तो तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। ही चुप हो जाती है। न कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्ट आई होती है जहाँ सांगू भी पहले से आया हुआ था। तो दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुलबुली टाइप सी लड़की थी, आते ही वो सांगू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। देन दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं। देन अपने आइडल थन क्रश के बारे में बात करते हैं। सांगू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गैस कर लेती है। तो सांगू को हिजू पे क्रश था, जो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। देन यूरी उसे अपने आइडियल यानी साउंड के बारे में बताती है कि साउंड जो पहले एक न्यू जंक था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उससे पहले बहुत डरती थी, लेकिन साउंड ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। पर फिर साउंड प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया एंड शादी भी कर लिया। सांगू पूछता है उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि साउंड एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, इवन उनके रिलेटिव्स कोई ना कोई मिनिस्टर्स है, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी एक बहुत ही इन्फ्लुएंस फैमिली की बेटी से हुई है। इधर साउंड हिजू को एक होटल ले आता है क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। साउंड पहले उसे होटल रूम ले जाता है। हिजू फ्रेश होकर आती है। साउंड कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। देन बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट और अब लगता है तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो क्योंकि साउंड को डाउट था कि हिजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि वैसे भी हम इतने भी क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करे। देन वो हिजू के लिए खाना ले आता है, उसे अच्छे से रेस्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है क्योंकि नीचे साउंड के मॉम डैड के साथ डिनर था। तो साउंड के डैड चाहते थे कि साउंड उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करे, इसको साउंड डायरेक्टली मना कर देता है। वही हमें समझ आता है कि साउंड का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए साउंड के डैड उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में हिजू आती है तो साउंड के डैड हिजू की इंसल्ट करने लगते हैं। जसन साउंड को भी गुस्सा आ जाता है तो वो अपने डैड को सुनाकर हिजू को लेकर जाने लगता है कि तभी साउंड के डैड गुस्से में एक वाइन का ग्लास उसकी तरफ फेंकते हैं। तो साउंड हिजू को कवर कर लेता है, पर उसके डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पे साउंड कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए, पर अब खुद के दम पे आगे बढ़कर दिखाई। ये बोलकर हिजू का हाथ होल्ड करता है, उसे लेकर चला जाता है। लिफ्ट में हिजू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन साउंड उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती, पर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे तक को कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पर लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। हिजू को अब किडनैपर का फोन देखकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो उसे कचरे के बीच में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो साउंड कहता कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे हिजू तो और घबराने लगती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झपटी होने लगती है, पर हिजू उसे छीनकर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर एंड बाकी कलीग्स वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। तभी साउंड भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। ये जो लिखती है, अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ।
हूँ तो क्या होगा। तो साउन कहता है हिजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडियंट बच्ची बनी रहोगी जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है। क्या तुम दूसरों की बात सुन सुन कर थक नहीं गई हो। ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था तो हिजू उसे रोक कर देखती है कि ओके फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे। जो सुन साउन थोड़ा स्माइल करता है। तो अगले दिन दोजे सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन साउन को देता है, जहां उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है। पर साउन खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। तो हिजू की बारी आ जाती है, जहां उसे साउन के एक स्पीच को लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको हिजू बहुत ही आराम से साउन के वॉइस के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर साउन भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसीलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और हिजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ही हैंड साइंस करने लग गई थी, इसीलिए सच बताओ क्या तुम्हें ये स्पीच पहले से ही पता था। तो हिजू साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैंने इन वीडियोस पे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो साउन उसके दूसरे स्पीच के वीडियोस को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब हिजू को बहुत सारे स्पीचेस दिखाए जाते हैं, जिन सभी को हिजू परफेक्टली सिन के साथ इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर साउन के साथ साथ सारे इंटरव्यूअर भी शॉक्ड हो जाते हैं। साउन उससे रोकर पूछता है कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है कि जो हाँ हमें सर हिलाती है। तो साउन कहता है यानी तुमने मेरे सारे स्पीच को मेमोराइज कर लिया है। कहती है नहीं, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। साउन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडम मेरे किसी भी स्पीच को इतने परफेक्टली मेरे वॉइस के साथ अपने हैंड मूवमेंट्स को मैच कर सकती हो। हिजू साइन लैंग्वेज में कहती है क्योंकि मैं पागल हूँ। जो सुन सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं। हिजू बताती है आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस थी, हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसीलिए मैंने आपकी सारी वीडियोस देखकर इंटेंस प्रैक्टिस की, आपके लिप मूवमेंट्स को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके को पढ़ा, आपको मिमिक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। जो सुन सब लोग तो और शॉक्ड होते हैं। तो साउंड पूछता है क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकती, अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगी। यजू पूछती है कि आपको साइन लैंग्वेज आती है, नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रहा है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन साउंड उसे अभी जो बोलेगा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है, जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही। तो वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है जिसमें उस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, कभी अपनी फीलिंग्स नहीं किया, पर अगर अब वो ट्राई करे तो क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं। तो ये साउंड अपनी ही कहानी बता रहा था, इसको हिजू परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है। इसको देखकर अगेन सब लोग सरप्राइज रह जाते हैं। तो साउंड बाहर चला आता है और हिजू की बातों के बारे में सोचकर कहता है कि क्या हो तुम देन। इधर हम देखते हैं चेयरमैन हन की बड़ी बेटी यानी हिजू की स्टेप सिस्टर हन गिना कोरिया वापस आ जाती है। जब साउंड ने हिजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, जहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हिजू अपने डैड से मिलने जाती है, जहां उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर हिजू पूछती कि डैड ये सब किसने किया। अब हिजू के डैड जो बात सुनते थे उसे रिपीट किया करते थे। तो जब साउंड इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि डोंट वरी डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिजू को हमेशा प्रोटेक्ट कर करूंगा। तो हिजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं। तो वो समझ जाती है कि सावन यहाँ आया था, लेकिन अब वो सावन के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो कभी रूड बिहेव करता है तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता है तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहती कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इधर इंटरव्यू टीम ने हिजू को ही सिलेक्ट किया था, जिस बारे में वो साउन को बताने आते हैं। साउन उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत खुश होता है। हिजू का नाम देकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। हन फैमिली और बेक फैमिली फ्रेंड्स थे, एवं दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन हन फैमिली के घर पे साउन और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। साउन को खाने के लिए सी फूड दिया गया था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है और कहती है मेरे बेटे को फिश पसंद है। जो सुन साउन चुपचाप से खा लेता है। उनके जाने के बाद वो नीचे देखता है, तब वो हिजू को देखता है। इसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था, लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला कोई थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है जो उसे खाना नहीं था, पर उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो उनके जाते ही साउंड नीचे आता है और हिजू को साइड में ले आता है और उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए दे देता है। इसको हिजू बहुत जल्दी खाने लगती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो उसे डांटेगी। तब साउंड ने उसका नाम पूछा था, तब हिजू ने उसके हाथ में अपना नाम लेकर बताया था। तो साउंड हिजू की फोटो देकर यही याद करता है और कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तभी उसे हिजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देख साउंड स्माइल करता है। तभी इधर हिजू को ईना के एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है, जिससे वो समझ जाती है कि ईना कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है किस तरह उसकी माँ ने उसे ना की जगह लेकर साउंड से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालती है और उसे देखकर याद करती है, जिसे साउंड ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, कि असली ओना आ गई तो उसे वापस करना पड़ेगा। जो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाले फोन को निकाल लेती है। इधर साउंड यूरी
को कॉल करता है और सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उससे बात करने की एक्साइटमेंट में ये बता देती है कि सांगू एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है। साउंड कहता है नूरी ड्रीम सेंटर में ना, जिसका पहले नाम था सनी चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी यहाँ कहती है तभी साउंड को किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। यजू कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास होंगे ना उसे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए। वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो उसे ही चाहते थे। हिजू तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसीलिए हिजू को छोड़ दो। साउंड कहता लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इना के गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था, शायद तुमने इस बारे में अच्छे से पता नहीं किया। तो हिजू पूछती है तुम दोनों ने किस बारे में बात की। साउंड कहता है कि हमने एक डील की थी जिसके हिसाब से इना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है। तो साउंड कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। उस हिजूला काट देती है क्योंकि साउंड घर पहुंच गया था। तो वो हिजू के पास आता है, उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने हिजू को अंडरएस्टिमेट किया था और उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया। देन उसे याद दिला था कि कल चेयरमैन हंग यानी हिजू के स्टेप डैड की कंपनी की एनिवर्सरी है जिसके पार्टी में इन्हें जाना है। पर हिजू अपने मन में कहती कि क्या यह नहीं जानता कि इना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हिजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के एक रूम में ले जाती है। तुमने साउंड को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया, एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। हिजू टाइप करके पूछती कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहाँ से शिफ्ट क्यों किया गया। हिजू की मॉम कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, मुझे आपसे हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है, ये बोलकर उसकी कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। तो इसके पास ही वॉशरूम था जहाँ दो लड़कियां हिजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। ये सब सुनकर हिजू को बहुत बुरा लगता है। पर में आती है तो अंदर सभी लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वो ड्रिंक करते करते टेरेस में आ जाती है जहां वो अपनी लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। तो वो किडनैपर का फोन निकालकर साउंड को कॉल करने के बारे में सोचती है। उसे कॉल लगाकर वो अपने आप से कहती कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी साउंड कॉल पिक करता है तो हिजू कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड शादी से पहले गायब हो गई, फिर जब हिजू ने उसकी जगह ले ली तब तुमने कैसा फील किया, जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा। वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल्स नहीं है ना ही सक्सेसफुल है, वो बस किसी सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह थी जो तुम्हें ईना के साथ फ्री में मिल गई। ये बात वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे अमीर फैमिली पसंद नहीं है पर उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायरों की तरह पैसों के सामने झुक गई। पर साउंड कहता है नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है, उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है। ये भी गलत है, लोग पहले से ही उसे रूडली बात करते हैं इसीलिए वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी, वो बस अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है इसीलिए उनकी सारी बात मानती है चाहे वो सही हो या गलत। ये सब बताते हुए वो हिजू को हर जगह ढूंढने लगता है। देन उसे आगे बताता है था कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था, मेरे चारों और बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। तब एक सिर्फ हिजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं मुझे एक अजीब सी शांति मिली, उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा, हिजू एक सप्लीमेंट्री पेज है? नहीं, वो सबसे यूनिक है, उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाएगी अपनी मेहनत से, इसलिए अगर नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलो। अब ये सब सुनकर हिजू तो रो पड़ती है, रोते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा था तुम हिजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं हो। तभी हिजू एलिवेटर खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो एलिवेटर से साउंड बाहर आता है तो हिजू को फोन के साथ टेरेस के एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है और हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है जब साउंड रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पहले तो उसने ऑफिसर्स के साथ फोटोज खिंचाई, फिर रिपोर्ट लिखते टाइम ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ उस दिन हमारी कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी, हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लग गई एंड कार रुकने के लिए कह रही थी। जो सुन साउंड शॉकिंगली पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा। ऑफिसर कहता है हाँ। तो साउंड उनके कार का डैश कैम पर लेता है तो वो फुटेज देकर साउंड समझ जाता है कि हिजू बात कर सकती है, जिससे तो वो काफी शॉक एंड गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत साउंड की पार्टी में पहुंचने से होती है। तो यहाँ आने से पहले वो पुलिस स्टेशन गया था जहाँ से उसे पता चल गया था कि हिजू बात कर सकती है। तो लिफ्ट से बाहर आते ही उसने हिजू की मॉम को उसे ले जाते हुए देखा था जब वो हिजू को डांट रही थी बाहर से। साव ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हिजू की मॉम के बाहर आते ही वो उनके साथ पार्टी में आने लगता है। जाते हुए उनसे पूछता है कि हिजू बात क्यों नहीं करती। हिजू की मॉम कहती कि तुम तो जानते हो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में हिजू ने अपने भाई को खो दिया और उसकी सिस्टर डेथ हो गई। उस शॉक की वजह से हिजू तब से बोल नहीं पाती। साउंड पूछता है 20 साल बाद भी उसका इफेक्ट कैसा रह सकता है, ये थोड़ी अजीब बात नहीं है। हिजू की मॉम कहती कि शायद उसे गिल्ट है। साउंड कहता है कि इस बात का गिल्ट क्या, उससे एक्सीडेंट की गलती ही चुकी थी। हिजू की मॉम कहती कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन बहरी हो गई तो वो ठीक कैसे हो सकती है और उसे होना भी नहीं चाहिए। जो सुन साउंड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ थोड़ा तमीज से बात करिएगा। जो सुन हिजू की मॉम भी हैरान रह जाती है। अब पार्टी में उसे हिजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो हिजू को ढूंढने ही लगा था। इसने में उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आया, यानी हिजू ने तभी इसे कॉल किया था। तो
पिछले एपिसोड के आखिर में जो सारी बातें हुई थी वही सब होती है। बस सावन को जाते हुए हिजू का कोट मिल गया था जिसे लेकर वो टेरेस पे पहुंचा था। अभी जीजू एकदम रेलिंग के किनारे खड़ी थी और ऐसे अचानक से सावन को देखकर वो जल्दी से वो किडनैपर वाला फोन अपने पर्स में छुपा लेती है और पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती है, पर सावन भागकर आता है, ने उसे होल्ड कर लेता है। तो सावन उसे डांटने लगता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती थी। तभी को हिचकियां आने लगती है। उस सावन पूछता है कि क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी, पर तुम तो कभी किसी को कॉल नहीं करती ना जवाब दो। पर यजू कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए सावन को और गुस्सा आ रहा था। तो उसे कहता कि कुछ बोलोगे या मैं फोर्स करूँ। ये बोलकर उसकी ओर बढ़ने ही लगा था, तभी उसे दोजे का मैसेज आता है। मौका देकर हिजू जाने लगती है, पर सावन उसका कोट पहना देता ना उसे जाने देता है। तभी दोजे उसे कॉल करता है, डर बताता है कि इस बार किडनैपर का लोकेशन मिल गया है, वो आपके लोकेशन के ही आसपास है। जोसन का सावन को हिजू की फिक्र होती है, पर जब तक वो लिफ्ट में जा चुकी थी इसलिए वो जल्दी से भागकर नीचे आता है। पर हिजू को पार्टी में सही सलामत देखकर उसे चैन पड़ता है, तो वो दोजे को कॉल करके जल्दी से उस किडनैपर के वॉइस का मॉडुलेस हटाने के लिए कहता है और इस पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उन सबकी लिस्ट निकालने के लिए कहता है। देन पार्टी के बाद दोनों घर लौट आते हैं। तो सावन हिजू की घुटने के इस कार के बारे में पूछता है, क्योंकि बचपन में एक बार कुत्ते से बचते हुए उसके घुटने पे चोट लग गई थी। इसके बारे में याद दिलाते हुए सावन कहता है, तुम्हें वो कुत्ता काट उठने वाला था लेकिन तब भी तुमने कोई आवाज नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में कोई छोटी बच्ची अपनी चीख कैसे रोक सकती है। तुम सबसे अलग हो, पर मैं ये देखने के लिए काफी बेचैन हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगी। यह बोलकर अपने रूम में चला जाता है। हिजू याद करती है उस दिन को जब हिजू ने अपने स्कूल के एक फॉर्म में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था कि उसे एक न्यूज ब्रॉडकास्टर बनना है, जिसे देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, इवन मारा भी था। कहा था कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर हिजू रोते हुए घर से बाहर भाग आई थी जब एक कुत्ता उसके सामने आ गया था जो हिजू को काटने आ रहा था। हिजू भागते हुए गिर गई थी, पर तभी साउन ने कुत्ते पे अपना बैग फेंक कर उसे बचाया था। अब साउन जानता था कि हिजू की मॉम उसे बहुत डांटते हैं, उसे कंट्रोल करती है, इसीलिए तब उसने कहा था कि अपने लिए फाइट करना सीखो, भले ही वो तुम्हारी माँ हो या बहन हो, तुम्हें अपने भले के लिए फाइट करनी चाहिए। हिजू की घुटने पे चोट लगी थी, इसीलिए साउन उसे पिंगी बैक राइड देकर उसके घर तक छोड़ आया था। तो हिजू साउन के बातों के बारे में ही सोच रही थी। इधर साउन भी सोच रहा था कि वो डायरेक्टली जाकर हिजू को कन्फ्रे एंड उससे पूछेगा कि वो पिछले 20 सालों से ये बात क्यों छुपा रही थी। बात कर सकती थी, फिर भी इतने सालों से चुप क्यों रही। तो साउन ये सब इमेजिन कर रहा था कि जब ये वो बोलेगा तभी जू कह सकती कि सबके सीक्रेट्स होते हैं, क्या तुम्हारे को कोई सीक्रेट नहीं है, क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बस यही सोचकर साउन उसके रूम के बाहर से ही लौट जाता है। तो अगले दिन साउन के ऑफिस में मीटिंग होती है, उन्होंने इंटरप्रेटर्स को फाइनल कर लिया था और वो लोग कल से ऑफिस आएंगे, पर साउन का तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। तो साउन अपने एक टीममेट मिस्टर कान को बात करने के लिए बुलाता है जो कि मैरिड थे। तो उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी वाइफ को सारी बात बताते हो, क्या कभी कोई बात छुपाते हो। मिस्टर का कहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं छुपाता, कभी कभार कोई छोटी मोटी बात ना बताने पर भी चलता है, बट डेफिनेटली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखता। बट एट द एंड ऑफ द डे शादी में दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी आप खुश रह सकते हो। इधर हिजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, इसलिए डायरेक्टर एंड उसके कलीग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड हिजू ये देखकर काफी इमोशनल भी होती है। तो वो साउन को मैसेज करने का सोचती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे, पर तभी गलती से एक इमोजी सेंड हो जाता है, वो आंखों में 2 हॉट वाला इमोजी, जो देखकर हिजू काफी नर्वस एंड एम्बेरेस्ड भी ये इमोजी देखकर शॉक्ड होता है। अब वो मीटिंग के बीच में था, तो हिजू को रिप्लाई करने के लिए वो जल्दी से इन्हें कह देता है, इस वीकेंड पे हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे हमारी टीम में नए इंटरप्रेटर्स के आने को सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो मीटिंग खत्म करके अपने केबिन आता है और इस इमोजी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो ये भी उसे रिप्लाई करने का सोचता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई करूं। इधर हिजू इमोजी को डिलीट करने का सोचती है, बट देन साउंड ने तो देख लिया था, अभी डिलीट किया तो अजीब लगेगा, ये सोचकर नहीं करती। आखिर में साउंड बहुत कुछ सोचने के बाद कांग्रेचुलेशन लिखकर भेजता है, जिसे देखकर हिजू थोड़ा स्माइल करती है। साउंड की टीम लंच करने जाती है, वहाँ भी साउंड हिजू के रिप्लाई का वेट करते हुए बैठा था। हिजू उसे थैंक्स कहती है, तो साउंड लिखता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुमने अपनी काबिलियत से इसे हासिल किया है। तो हिजू लिखती है, फिर भी मैं तुम्हें ट्वीट देना चाहती हूँ, जो देखकर साउंड हैप्पी होता है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि किसी को जॉब मिली है तो उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। एक जन सजेस्ट करती है सूट देने का, जो साउंड को भी अच्छा लगता है। तो वो हिजू को शाम में एक जगह आने के लिए मैसेज करता है। इधर सांगुंग यूरी के साथ वो 20 साल पहले वाला पुराना मिशन विजिट करने आता है, जहाँ पे उस अमीर फैमिली के बच्चे के साथ सांगुंग की मुलाकात हुई थी। तो फेंसेस को पार करके वो लोग मिशन के अंदर घुस जाते हैं। तो सांगू यहाँ उसे आगे की कहानी बताता है कि वो यहाँ क्या देखकर डर के भागा था। तो वो लोग उस अमीर बच्चे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांगू बताता है कि एक दिन खेलते खेलते एक बिल्ली इस रूम में आ गई थी, जिसे देखकर उस बच्चे ने एक चाकू निकाल लिया था और सांगू से कहा था कि चलो उसका पेट काटते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर इसकी पूंछ काटेंगे, फिर इसके पैर और फिर सर। जो सुनकर सांगू यहाँ से भाग गया था। ये बताता है कि उस बच्चे ने यह बात ऐसे कही थी जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। तो यहाँ से लौटते हुए असली केस के बारे में बताता है कि इसके बाद से ही शनील चाइल्ड केयर सेंटर से कुछ बच्चे
बच्चे मिसिंग हो गए थे, जिस बारे में मुझे कई सालों बाद पता चला था। यूरी पूछती है तुम 20 साल बाद इस केस के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो, तो सांगू बताता है कि उस मेंशन को सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने ही जाकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों से उस मेंशन में खेलने चलने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही वो बच्चे गायब हुए थे। मैं इस बारे में पहले से ही पता करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने चैनल को ग्रो कर रहा था, पर अब तुम्हारे चैनल के जरिए मुझे इस केस को सबके सामने लाने का मौका मिला है। तो यूरी उसे सॉरी कहती है क्योंकि साउंड को उसने सांगू की एक पसंद बात बता दी थी। वो पूछता है क्या स्पोक्स पर्सन साउंड ने मेरे बारे में तुमसे पूछा। यूरी कहती हाँ, ऐसे ही छोटी मोटी बातें। तभी उसे भी पता चलता है कि हिजू का सिलेक्शन हो गया है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जो बात वो सांगू को भी बताती है। इधर शाम को जहाँ पे हिजू को बुलाया था वहाँ पहुँच जाती है, जो कि एक क्लॉथिंग स्टोर था जहाँ साउंड ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट चूज कर रखा था। तो हिजू सूट को ट्राई करने जाती है, तभी हम देखते हैं इना भी इसी शॉप में आई हुई थी, पर वो दूसरे साइड शॉपिंग कर रही थी। हिजू सूट पहन कर आती है, तब तक साउंड भी पहुँच गया था, जो उसे देखकर कहता है कि सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हिजू चेंज करके आती है, तो साउंड उसे एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन हिजू को वो पसंद नहीं आता। तो बाहर आकर साउंड कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। हिजू लिखती है कि वो ड्रेस मुझ पर अच्छे नहीं लगते, मैं देखकर बता सकती हूँ। तभी साउंड सामने के स्टोर में एक ड्रेस देखता है, तो हिजू को कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है, तो वो उसे स्टोर में ले जाता है कि जो वो ड्रेस ट्राई करने गई थी। तभी साउंड को दोजे का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जब किडनैपर के मॉडल वॉइस को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि वो बॉय एक लड़की की है। साउंड को इस पे बिलीव तो नहीं होता, इसलिए एक और बार उसे अच्छे से एनालाइज करने के लिए कहता है। तभी हिजू बाहर आती है, तो उसे साउंड देखते रह जाता है। देन उसके पास आकर कहता है कि अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, इसको दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी उन दोनों को बाहर से ईना देख लेती है, तो ये ड्रेस लेकर दोनों बाहर आते हैं। हिजू टाइप करके साउंड से पूछते हैं कि तुम्हें क्या खाना है। तभी उसके फोन पे सांगू का मैसेज आता है, जो उसे कांग्रेचुलेशन करने साथ में डिनर करने बुलाता है और बताता है यूरी भी मेरे साथ है। साउंड तो उसके फोन की ओर घूर घूर के देख रहा था। अब ये मैसेज देकर वो कहता कि चलो चलते हैं, पर मेरे साथ तो दोनों पहुंच जाते हैं। तो पिछली बार की तरह ही फिर से सांगू और साउंड में सवाल जवाब चालू हो जाता है। सांगू पूछता है आप दोनों साथ कैसे आए। सावन बताता है हिजू मुझे ट्वीट देना चाहती थी। सांगू उसका रीजन पूछने लगता है, तो सावन पूछता है तुम यूरी के साथ कैसे आए। सांगू बताता है क्योंकि हम दोनों साथ एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में साइट विजिट करने गए थे। साउंड पूछता है कौन सी जगह। यूरी बताती है एक ऑर्फनेज के मिसिंग चिल्ड्रन का केस है, पर इसके आगे सांगू से बताने से रोकता है। अब ये सब देखकर हिजू उन्हें रोकती है और सांगू से कहती है तुम तो यहाँ मुझे कांग्रेचुलेशन करने आए थे। सांगू उसे कांग्रेचुलेशन करता है, पर फिर कहता है तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना, जिससे हमें कॉलेज में इनकी पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जीजू चुपकी से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आई थी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने, क्योंकि वो एक न्यूज कास्टर बनाना चाहती थी। तो यहाँ वो म्यूजिक चालू करके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है एंड हैप्पी आई डांस करने लगती है। यही ब्रॉडकास्टिंग रूम में सांगू सो रहा था और आवाज सुनकर वो उठ गया था। तो यही इनकी पहली मुलाकात हुई थी और तब से ही हिजू पे उसे क्रश आया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट ये सुनते ही यूरी शुरू हो जाती है। ये कितना रोमांटिक माहौल था। ब्रॉडकास्टिंग रूम फ्लर्टिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। तो उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा, फ्लर्ट तो जरूर किया होगा। जो सुन साउंड भी पूछता है कि क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था। यूरी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है, किया ही होगा, वरना हिजू ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्यों आई होगी, न्यूज कास्टर बनने तो नहीं आई होगी ना। सांगू कहता है वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बस अब हिजू के लिए माहौल ऑकवर्ड हो रहा था। यूरी को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसे यह नहीं बोलना चाहिए था। साउंड कहता है अभी हिजू के ड्रीम की बात लाने की क्या जरूरत थी, अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। अब इनके बीच फिर से डिबेट चालू ना हो, इसीलिए हिजू उन्हें रोकती है और साइन लैंग्वेज में कहती है ये सच है कि मैं पहले न्यूज़कास्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बनके खुश हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा अपसेट होकर ड्रिंक करती है एंड बाहर चली जाती है, जहाँ उसे ईना का मैसेज आता है। इधर साउंड हिजू को देखने आता है, लेकिन हिजू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो दो स्कूल के बच्चे को जाते हुए देखता है, जो अपने एक फ्रेंड के नोट्स के बारे में बात कर रहा। इन्हें देखकर साउंड को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। साउंड पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए वो ईना को पढ़ाने आता था, इसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। हिजू ईना ने बात करना बंद कर दिया था, इवन वो अपना सुनने का डिवाइस भी नहीं पहनती थी। इसके बारे में पूछने पर हिजू उसे लिखकर बताती है तुम जो समझाओगी मैं उसे ईना को समझा दूंगी। ईना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसलिए साउंड उसे डांट लगाता है, लेकिन हिजू कुछ और ही लेकर ना को दिखाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखती थी कि साउंड तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर खुश है, जबकि साउंड ने उसे अच्छे से दोबारा कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो यही याद कर ही रहा था, तभी उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आता है, यानी हिजू कॉल करती है, जो एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तो साउंड उसे से पूछता है कि क्या तुमने कभी हिजू की आवाज सुनी है। सुन हिजू हैरान होती है और कहती है कि हिजू बात नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं हिजू रास्ते के उस पार एक शॉप के बाहर बैठी थी और साउंड दूसरी साइड से चलकर जा रहा था। साउंड उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्यों बात नहीं कर सकती। उस एक्सीडेंट के बाद ईना ने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी, पर उसके बाद से उसने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहनी, ना ही उसने साइन लैंग्वेज यूज करना सीखा, बल्कि तब उसने हिजू को अपने साथ रखा, उसके जरिए नोट्स लिखवा कर दूसरों से बात की। तब साउंड हिजू की मॉम की बात याद करता, उसे समझ आ जाता है ये सब ईना की वजह से है, ना क्योंकि चेयरमैन हन की इकलौती
बायोलॉजिकल बेटी डिसेबल्ड हो गई थी और उसी घर में रहने वाली हिजू को शायद बोलने के लिए मना कर दिया गया। इसके अलावा तो मेरे दिमाग में और कोई रीजन नहीं आ रहा है। अब ये सब सुन हिजू हैरान थी, पर वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हिजू को कभी नहीं छोड़ोगे, और क्या ईना के वापस आने के बाद भी नहीं? तभी ग्रीन लाइट होती ही साउन रास्ता पार कर रहा था और उसे फोन में बताते हुए जा रहा था कि मैं हिजू को कभी नहीं छोड़ूंगा और एक आखिरी बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ हिजू के लिए मेरी फीलिंग्स। उनको सामने देख लेती है तो वो साउन का नाम चिल्लाती है, भाग कर आकर साउन को लेकर साइड में गिर जाती है जिससे वो बच जाता है, पर दोनों के हाथों में थोड़ी चोट लग जाती है। देन उठने के बाद साउन उसके हाथ पे बैंड लगा देता है और ऐसी लापरवाही करने के लिए उसे थोड़ा डांट लगाता है। तभी उसे याद आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकारा था ना, मैं तुम्हारी आवाज को फिर सुनना चाहता हूँ। लेकिन यजू कोई जवाब नहीं दे रही थी। जो देख साउन कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखा है वो सब कुछ बोलो, मैं सुनूंगा, जो बोलना चाहती हो बोलो। पर हिजू कुछ भी नहीं कहती है। सीन कट होता है। ईना इधर साउन और हिजू के बारे में ही सोच रही थी। इधर घर आकर हिजू साउन की चूज किए हुए ड्रेस को देखकर स्माइल करती है, पर तभी उसके फोन पे असली किडनैपर का कॉल आ जाता है जिसे वो डरते डरते उठाती है। सीन कट होता है। अगले दिन प्रेसिडेंट खुद नए टीम मेंबर से मिलते हैं। सबका नाम पूछते हुए हिजू से भी नाम पूछते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हिजू बोल नहीं सकती, तो वो साउन से कहते हैं कि फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे? तो साउन कहता है कि डोंट वरी सर, मैं इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ जिससे मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकूंगा। जोसन प्रेसिडेंट तो बड़े खुश होते हैं और हिजू से कहते हैं कि फिर हमारे स्पोक्स पर्सन को अच्छे से सिखाना। तो साउन ही से साइन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। हिजू से एक पेपर देती है और जो भी उसे साइन लैंग्वेज में सीखना है वो सब लिखने के लिए कहती है। देन एक एक करके वो सब सिखाती है। देन शाम को इन्हें वेलकम पार्टी दी जाती है जहाँ दो जाकर साउन को बात करने बुलाता है, जो उसे बताता है कि अचानक से हमारे सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था, पर हमने उस किडनैपर के मॉडल वॉइस को रिकवर कर लिया है जिसको एनालाइज करके कंफर्म है कि ये आवाज एक लड़की की है। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को साउन सुनता है। इधर ही जो वॉशरूम आती है जहाँ वो किडनैपर की बात को याद करती है, तो किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था साउन को जिस कार से उसने बचाया उसमें किडनैपर ही था। देन उसने कहा कि लगता है तुमने साउन से डिवोर्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। हिजू पूछती है तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं? किडनैपर कहता है क्योंकि मैं साउन को बर्बाद करना चाहता हूँ। हिजू रीजन पूछती है तो किडनैपर कहता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानती हो, क्योंकि बेक साउन को जो सबसे अच्छी तरह से जानता है वो मैं हूँ। देन उसे बताता है कि तुम जल्दी ही पकड़ी जाने वाली हो, साउन को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। इधर अब साउन को बिलीव हो जाता है कि ये आवाज एक लड़की की है। तभी वो हिजू को देखता है तो वो दोजे को एक और ऑडियो भेजेगा। कहता है उस ऑडियो को इस किडनैपर के वॉइस से मैच करके बताने के लिए कहता है, और जो ऑडियो उसे भेजता है वो थी पुलिस के डैश कैम की। इसमें हिजू पुलिस वालों को गेट खोलने के लिए बोल रही थी। तो साउन अंदर आता है, सब लोग ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तब साउन इस किडनैपर कन हिजू के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो साउन का ड्राइवर उसे घर तक ले आता है, पर साउन कार के अंदर ही रहता है। ये ड्राइवर को घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में हिजू आती है तो उसे उठाकर उनके रूम तक ले जाती है, पर घर के अंदर आते ही साउन के लड़खड़ाने की वजह से दोनों गिर जाते हैं। साइड में साउन का फोन भी गिर गया था, उसमें तभी दोजे का मैसेज आ गया था कि दोनों की वॉइस 99.99% मैच हो गई है। लेकिन इधर हिजू तो साउन के ऊपर गिर गई थी और उनका केस हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है साउन के एक बुरे सपने से। इसमें छोटे साउन को कोई पानी में डुबा रहा था, तो इसी बुरे सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। जैसे ही वह अपने लैब की ओर देखता है तो हिजू उसके बाजुओं में सर रखकर सो रही थी। तभी हिजू की भी आंख खुलती है तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ उठ जाते हैं। देन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साउन याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसे बस इतना याद था कि हिजू उसे उठाकर घर लाई थी, पर गिरने के बाद का उसे कुछ याद नहीं था। तभी वह अपना फोन चेक करने जाता है क्योंकि दोजे उसे वॉइस मैचिंग का रिजल्ट बताने वाला था, पर उसका फन डेट हो गया था, इसलिए चार्ज में लगाकर फोन ऑन करके बाहर आता है। हिजी उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो साउन उससे पूछता है कि कल रात हम दोनों यहाँ कैसे सो रहे थे, क्या कुछ हुआ था? पर हिजू थोड़ा शर्माते हुए कोई जवाब नहीं दे रही थी। सन टाइप करके कहती कि क्या मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता दूं? साउन थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि सब कुछ मतलब यह कुछ लिखी रही थी। तभी साउन के फोन पे एक कॉल आता है, इसलिए वो अपने रूम चला जाता है। दोज ने कॉल किया था जो उसे बता देता है 406 नंबर से कॉल करके जो आपको ब्लैकमेल कर रही थी उसकी वॉइस के साथ जो ऑडियो आपने भेजी थी दोनों 99.99% मैच करते हैं, जिससे साउन समझ जाता है कि उसे कॉल करके हिजू ही ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन हिजू की किडनैपिंग, बम ब्लास्ट और हिजू के डैड के साथ जो हुआ वो कोई और था। ऑफिस में दोजे साउन को ये सब बता रहा था तो वो साउन को बताता है कि शायद वो किडनैपर और ये ब्लैकमेलर दोनों मिले हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि ये ब्लैकमेलर कौन हो सकता है? साउन कहता है मुझे पता है, पर मैं अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, पर तुम उन दोनों के बीच का लिंक ढूंढने का ट्राई करो कि उस किडनैपर और 406 नंबर से कॉल करने वाले ब्लैकमेलर का क्या कनेक्शन है। साउन को समझ नहीं आ रहा था कि हिजू ऐसा क्यों कर सकती है, तो वो दोजी को जाने के लिए कहता है और फिर ब्लैकमेलर यानी हिजू ने जो सब भी बातें कॉल पर कही थी वो सब कुछ याद करने लगता है, जिससे उसे समझ आता है कि उसे कई बार हिंट मिला था पहले हिजू के बात कर सकने की बात। फिर उस रात रेस पे हिजू का फोन पर किसी से बात करना वो सब देखकर भी साउन ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि हिजू किडनैपर के साथ मिली नहीं हो सकती। लेकिन वो इस बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। तभी हिजू आती है उसे साइन लैंग्वेज सिखाने, तो साउन पेपर में लिखता है झूठ, गुस्सा, माफी, नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब का साइन दिखाने के लिए कहता है। पर फिर एक और सेंटेंस लिखता है कि मैं तुम्हारे सारे गलत कामों
गलतियों के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। इसको साइन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं दिखाने के लिए कहता है। तो हिजू इन सब का साइन करके दिखा रही थी, लेकिन साउंड का तो मूड खराब था, इसलिए कहता है कि आज के लिए बस हो गया। ये बोलकर हिजू का एक पेज अपने फाइल के साथ ले जाता है, जो जाते हुए गिर जाता है। तो उसे उठाकर देखने लगता है, उसमें कुछ इमोशंस की साइन लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ था। इधर साउंड के डैड को पता चल जाता है कि ईना वापस आ गई है। साउंड की मम किसी बुक में से एक फोटो निकालकर उसे देखते हुए ड्रिंक कर रही थी। तभी साउंड के डैड मिस्टर बेक आकर उन्हें ईना के लौटने के बारे में बताता है, लेकिन साउंड की मम तो उनकी बात पे ध्यान नहीं देती एंड ड्रिंक करती रहती है। रीजन पूछने पर वो कहती कि क्या तुम्हें याद नहीं आज के दिन में ड्रिंक क्यों कर रही हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं क्या है आज न, की मम कहती कि आज वो दिन है जिसे याद करने के लिए तुम्हारे डैड ने मना किया था। जो सुन साउंड के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि 20 साल पहले आज के दिन हम दोनों जानते हैं हमने कैसा फील किया था, हमने आजादी महसूस की थी। ये बोलकर चले जाते हैं तो हमें इनके 20 साल पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साउंड की मम घर आई तो देखा फिश टैंक में सारी मछलियों के पेट कटे हुए थे। इसके अगले सीन में वो एक बच्चे को एक अंधेरे रूम में बंद करके ताला लगा देती है। वो बच्चा अंदर रोते रहता है। बाहर साउंड की मॉम भी बैठकर रो रही थी। तो अब इसकी क्या मिस्ट्री है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हिजू को ईना मिलने बुलाती है। ईना उसे देखकर बहुत खुश होती है, उससे बात करती है, जो देख हिजू शॉक्ड होती है क्योंकि ईना 3 साल पहले तक बात नहीं करती थी। तो ईना उसे बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो अब नॉर्मली सुन भी सकती है। पर वो हिजू से पूछती कि तुम अब भी वैसे क्यों हो, तुम अब बात कर सकती हो। हिजू टाइप करके पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि मैं बात कर सकती हूँ। ईना कहती हाँ, और ये भी कि तुमने मेरी वजह से बात करना छोड़ दिया। जो सुन हिजू गुस्से में जाने लगती है तो ईना आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत बुरा ट्रीट किया, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, पर मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती थी। अपना हाथ छुड़ाकर साइन लैंग्वेज में कहती है कि तू क्या किया, अब जब तुम ठीक हो गई हो तो मुझे बात करने का अलाव कर रही हो कि तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे कब बात करनी है, मैं खुद करूंगी और अब तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। ईना उसे कॉल करने की ट्राई करती है पर वो कॉल पिक नहीं करती, तो उसे मैसेज करती है कि मुझे आज तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है साउंड के बारे में, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। तो ईना उसे बताती है कि 3 साल पहले मैं शादी से नहीं भागी थी, वो खुद तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन चाहता था, सिर्फ इसलिए उसने तुमसे शादी की। जो जानकर हिजू गुस्से में घर की ओर आने लगती है, जहाँ इधर साउंड हिजू की रूम की तलाशी ले रहा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पहला कॉल भले ही किडनैपर ने किया था पर उसके बाद से उस नंबर से जो कॉल्स आए वो सारे हिजू ने किए थे, इसीलिए उस फोन को साउंड ढूंढने लग जाता है। लेकिन तब तक इधर हिजू घर पहुंच जाती है और अपने रूम में आते ही साउंड को देख लेती है तो उसे रोकती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। साउंड बहाना बना देता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा था। जो से निजू उसके नंबर पे कॉल लगाती है, बाहर से आवाज आता है पर तभी साउंड कबर्ड के नीचे रखे एक बैग से कुछ निकालता है जो कि लॉन्जरेस थी, जिन्हें साउंड से छीनने के चक्कर में हिजू बेड पे साउंड के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे साउंड को कल रात हुई इनके बीच का किस याद आ जाता है तो वो उठकर सीधे घर से बाहर ही निकल जाता है। इधर हिजू किडनैपर वाला फोन चेक करती है तो उसका फोन सही से छुपा हुआ था, लेकिन इधर साउंड की हार्ट बीट स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो थोड़ी जॉगिंग करने चला जाता है, जहाँ पे उसे फिर से 406 यानी हिजू का कॉल आता है। तो अब साउंड उससे थोड़ा टीज करते हुए वह कहता है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पूछती है क्यों। साउंड कहता है हम काफी दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर मैं अभी तक तुम्हारे बारे में काफी कुछ नहीं जानता जो मैं जानना चाहता हूँ। हिजू कहती है ठीक है, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और ऑनेस्टली उसका जवाब देंगे। पहले हिजू पूछते हैं कि तुमने बताया था कि शादी से पहले तुमने ईना के साथ एक डील किया था, क्या वो डील हिजू को लेकर थी। साउंड हाँ कहता है। अब जो बातें दोनों एक दूसरे से पूछना चाहते थे वो बातें वो दोनों इस तरह से पूछ रहे थे। तो अब साउंड पूछता है कि क्या तुमने हिजू को धमकी दी है। हिजू पूछती है उसे क्यों धमकी मिलेगी। साउंड कहता है क्योंकि तुमने हिजू को किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट किया और फिर हिजू के डैड को भी अटैक करने की कोशिश की, इसलिए मैं जानता हूँ वो तुम जैसे आदमी के साथ मिली हुई नहीं होगी। अब इससे साउंड ये जानना चाहता था कि कहीं किडनैपर उसे भी तो धमकी नहीं दे रहा है। इस पे हिजू जवाब देती है कि हाँ और ना भी। देन उससे पूछती है कि क्या तुमने हिजू से सिर्फ इसीलिए शादी की ताकि हंग फैमिली से अपना पॉलिटिकल कनेक्शन बना सको और हिजू को किसी हॉस्टेस की तरह अपने साथ रख सको। साउंड कहता है नहीं। देन बताता है कि मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते थे बचपन में, बहुत ज्यादा डर के मारे उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाता था। बचपन में हिजू और साउंड की फैमिली पास में ही रहती थी, तो साउंड चलते हुए हिजू के घर के बाहर आ जाता था जहाँ से वो हिजू को साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखता था। तो साउंड कहता है कि जब भी मुझे बुरा सपना आता था तो हिजू को ऐसे साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखकर मेरा मन शांत हो जाता था, लेकिन हिजू के पास कोई नहीं था जो उसकी केयर करे, उसे संभाले। वो घर उसके लिए जैसे जेल बन गई थी जहाँ से मैं उसे आजाद करना चाहता था ताकि वो फ्रीली अपनी मर्जी से जी सके, इसीलिए मैंने उससे शादी की। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी उसे जेल जैसा फील होगा। अब ये सुनकर हिजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साउंड कहता है शायद इसलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी। साउंड पूछते हैं क्या हिजू अब भी मुझसे डिवोर्स चाहती है। इस पे हिजू एकदम साइलेंट हो जाती है। साउंड कहता है बताओ 406, तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते थे और तुम भी यही चाहते थे। हिजू कहती है वो अपने होपली पिछले 3 सालों से वो यही सोचती आ रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसे भी लगता है कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो एटलीस्ट वो और
हट और डिस्प्ले नहीं होगी। तो साउन कहता है क्या हिज को सिंसियरिटी, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और प्यार चाहिए, मैं ये सब कुछ उसे दे सकता हूँ। ये सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है तो उसे पूछती है कि अचानक तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। इमोशन में वो ये बोल देती है पहले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा था मेरे जीने या मरने से। वो साउन ने जब पहली बार किडनैपर को कहा था कि हिजू के मरने के बाद कॉल करना, उस बात के लिए अभी हिजू ने ये कहा। इस पे कहता है कि स्टार्टिंग से हिजू ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे किसी होस्टेज की तरह अपने साथ रखा, ये सोचकर कि किसी दिन मुझे उसे जाने देना पड़ेगा। हिजू कहती है तो क्या इसीलिए तुमने उससे कभी प्यार से बात नहीं की ताकि तुम उससे अटैच ना हो जाओ, उससे प्यार ना हो जाए। इस पे साउन क्या था कि पर अगर उसे प्यार चाहिए तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो भी वो चाहती है। देन प्रॉमिस मी अगर मैंने ट्राई किया और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया तो तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं करोगे। इस पे हिजू ये बोलकर कॉल काट देती है कि वो तुम्हारे एफर्ट्स और बर्ताव पे डिपेंड करेगा। तो अगले दिन थी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ट्रिप, तो सब लोग अपने बस के पास आते हैं, जहाँ आते ही उन सब के लिए लंच रेडी किया हुआ था। पर इसमें स्पेशल बात ये थी कि सारे डिशेस हॉट शेप के थे जो ऑब्वियसली सावन ने तैयार कराए थे। देन सावन आता है तो सभी लोग बस में बैठने जाते हैं, जहाँ हिजू के पास वाले सीट पे नया इंटरप्रेटर आया था वो बैठ जाता है जो हिजू को कॉफी ऑफर करता है। ये देखकर साउन कार सिकनेस का बहाना करके उसे पीछे भगा देता है और हिजू के साथ बैठ जाता है। इवन उस बंदे ने जो कॉफी दिया था उसे भी पीछे फेंक देता है और हिजू को जूस की बोतल देता है और कहता है खाली पेट कॉफी पीना अच्छा नहीं होता। ये सब देखकर हिजू बस उसे देखती रह जाती है। इधर यूरी सांगू के साथ सुपरमार्केट आई थी, जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं। देन यूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों बच्चों के साथ काफी मस्ती करते हैं। बच्चे तो यूरी को सांगू की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। तभी एक बच्ची एक फोटो एल्बम ले आती है, इसमें सांगू की बहुत फनी फोटोज थी जिन्हें देखकर यूरियन बाकी सब बहुत एंजॉय करते हैं। सांगू देखता है तो जल्दी से एल्बम छुपा देता है। तभी एल्बम में से एक पुरानी फोटो निकल आती है जो कि सांगू के बचपन की थी जब वो यहाँ रहता था, और उसी ग्रुप फोटो में से कुछ बच्चे गायब हुए थे। तो वो फोटो ले जाकर यहाँ के प्रिंसिपल को दिखाता है और इन बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बस कुछ ही साल पहले आई थी। तो सांगू उस फोटो में अपने 3 दोस्तों के नाम बताता है जो सभी गायब हो गए थे, और तभी प्रिंसिपल बताती कि एक चौथा बच्चा भी गायब हुआ था। तो फोटो में दिखाती है कि 2 जुड़वा भाई थे, उनमें से एक भाई गायब हो गया था। टोटल 4 बच्चे गायब हुए थे, यानी दूसरा ट्विन ब्रदर जिंदा है। इधर किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, आज ही है डी डे, यानी आज किडनैपर का पार्टनर कुछ तो करने वाला है। इधर लंबा सफर था इसीलिए ही जूस हो जाती है। ये देखकर साउन अपना कंधा उसके करीब ले जाता है, जिससे वो साउन के कंधे पर सर रखकर आराम से सोती है। इवन साउन चारों ओर अच्छे से देखने के बाद अपने हाथ से उसके फेस पे धूप पड़ने से रोकता है। अपने ट्रिप की लोकेशन पहुंचने के बाद ये लोग अपना स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू करते हैं, जहां सभी को ग्रुप में कई गेम्स खेलनी होंगी। तो पहले गेम के लिए मिस्टर पार्क सभी को अपना टीम बनाने के लिए कहते हैं, तो वो नया लड़का फिर से हिजू के साथ टीम बनाने आ गया था, बट साउन उसे अगेन भगा देता है और हिजू के साथ टीम अप करता है। इवन प्राइज की अनाउंसमेंट भी करता है कि जो जीतेगा वो अपनी प्राइस खुद डिसाइड करेगा। तो पहला गेम था 2 पर रोप जंप का, तो 2 बंदे रस्सी को घुमा रहे होते हैं, उसके ऊपर से दोनों को एक साथ कूदना पड़ेगा। साउंड तो फुल वार्म अप करने लग जाता है कि मैं पहले जाऊंगा और फिर तुम आ जाना, लेकिन उसका प्लान तो फ्लॉप हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बार में रस्सी को टच कर देता है। तो अगले राउंड में वो फिर से प्लान बनाता है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन हिजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि पहले मैं जाती हूँ फिर तुम आना। तो इनकी बार आने पर हिजू पहले जाती है और काफी अच्छा कर रही होती है। देन वो सावन को आने के लिए इशारा करती है तो सावन भी आ जाता है। दोनों काफी अच्छे सिंक में जंप करने लगते हैं, जिस दौरान दोनों काफी हैप्पी होते हैं। इधर सांगू और यूरी उस जुड़वा भाई के बारे में पता करने में लग जाते हैं। 20 साल पुरानी बात थी, इसलिए उस ऑर्फनेज में इन जुड़वा भाइयों की डिटेल्स नहीं थी, लेकिन सांगू कहता है कि वो अपने ऑर्फनेज के बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगा, अगर उनमें से किसी को उस जुड़वा भाई के बारे में पता होगा। तो इधर दूसरी गेम शुरू होती है 3 लेग रेस का, जिसमें दोनों टीममेट्स के एक एक पैर बंधे हुए होते हैं। तो इस रेस में भी साउन और हिजू जीत जाते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। साउन तो एक्साइटमेंट में हिजू को उठाकर घुमाने लग जाता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। ये नोटिस करने पर साउन उसे नीचे उतारता है, उसे सॉरी कहता है कि एक्साइटमेंट में मैंने आपको उठा लिया, अब ये दोनों जीत गए थे। तो मिस्टर पार्क पूछते हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। साउंड कहता है मुझे मेरी गेम पार्टनर के साथ एक फोटो खींचनी है मेमोरीज के लिए। तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं। मिस्टर पार्क उन्हें थोड़ा पास आने के लिए कहता है एंड हॉट शेप दिखाने के लिए कहते हैं, तो दोनों अपने हाथों से हाथ बनाते हैं। तो फोटो सेशन के बाद सभी लोग पहाड़ के ऊपर हाइकिंग पे जाते हैं। बाकियों की तो हालत खराब हो जाती है, पर हिजू और साउंड आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए साउंड हिजू को अपना जैकेट पहना देता है। तो सभी लोग माउंटेन टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां इनका पूरा ग्रुप साथ में फोटोज खींचा लगते हैं। पर तभी बहुत सारे लेडीज आ जाते हैं जो साउंड के फैन थे, तो उसके साथ फोटोज खींचा के लिए सभी लोग उठ जाते हैं। इससे हिजू एंड बाकी सबको पीछे हटना पड़ता है। हिजू एकदम से रेलिंग की साइड में आ गई थी, तभी उनकी एक टीममेट किसी को नीचे गिरता हुआ देखकर चिल्लाती है। साउंड हिजू को आसपास देखने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि हिजू ही नीचे गिरी है। कुछ ही देर में यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है एंड सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। साउंड खुद भी ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। उसके नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच
स्विच ऑफ बताता है तो साउंड स्पेशली रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी बुलाता है। अंधेरा हो जाता है लेकिन हिजू का कोई पता नहीं चलता। साउंड को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। इधर हिजू को होश आता है जिसे अपने पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वो पत्थर पेड़ों से टकराकर नीचे गिरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गिरी कैसे, पर तभी उसे याद आता है कि उसे किसी ने धक्का दिया था, पर हिजू उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वो पॉकेट से अपना फोन निकालती है लेकिन उसका फोन टूट गया था, तो वो कैसे भी करके अपने बैकपैक से किडनैपर वाला फोन निकालती है जिस फोन को कुछ नहीं हुआ था। अब उसके पास साउंड को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इस फोन से सिर्फ साउंड के नंबर पे ही कॉल लग सकता है, इसलिए उसे साउंड को कॉल लगाना ही पड़ता है। साउंड ये नंबर देकर जल्दी से उठाता है और हिजू का ही नाम लेता है। पर फिर क्या है, आई मीन 406 मैं जानता हूँ हिजू तुम्हारे साथ है, वो ठीक तो है ना। जो सुन हिजू को लगा कि उसे अब तक पता नहीं चला कि हिजू ही 406 है, इसलिए कहती कि तुमने कहा था ना कि जब वो मर जाए तब कॉल करना, तो वो मरने वाली है इसलिए जल्दी से आकर इसे ले जाओ। साउंड कहता है प्लीज उसे बताओ कि मैंने उसके बैकपैक में एक पोर्टेबल फ्लेयर रखा था, उसके टॉप लीड को हटाकर उसे आसमान में छोड़ना है। होप हिजू इसे कर पाएगी, पर हिजू उसे अपनी जगह से हिला नहीं जा रहा था। साउंड पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। हिजू तो दर्द में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। साउंड कहता है डर के हमारी मेरी जान जा रही है, प्लीज कुछ बोलो, ठंडी भी बहुत बढ़ गई है। उसने मेरा जैकेट पहना है या नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद बैकपैक से फ्लेयर निकाल लेती है और उसे आसमान में छोड़ देती है। इसको साउंड भी देख लेता है तो वो कहता है कि 406 मैंने फ्लेयर देख ली है। हिजू को बोलना वो चिंता ना करे, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस फ्लेयर के डायरेक्शन की ओर भागता है। इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है, पर एपिलॉग में हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब हिजू ड्रंक साउंड के ऊपर गिरी थी, तो उसे देखकर वो याद करती है जब कार के एक्सीडेंट से हिजू ने साउंड को बचाया था। उससे पहले साउंड बता रहा था कि हिजू के लिए मेरी असली फीलिंगलेस क्या है। तब साउंड ने धीरे से कहा था हिजू आई लाइक यू। जो सुन हिजू स्माइल करती है और उसके कंधे पर सर कर वही सो गई थी। तो यहीं पे फाइनली एपिसोड 6 खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।